रिटायरमेंट पर एक डॉक्टर के पेशेंट भी रो रहा हो, स्टाफ भी रो रहा हो, डॉक्टर की भी आंखें भरी हुई हो। ऐसी कौन सी लाइफ इन्होंने जी है जिस लाइफ की वजह से आज सब रो रहे हैं। जहाँ पर भी आदमी काम करता है वो संस्था से जुड़ जाता है आदमी। बिल्कुल। और मेरे लिए तो एक ऐसा लग रहा था कि मेरा एक पूरा युग बीत रहा है। तो दिल्ली पहुँचना ही ऐसा लग रहा था मैं जो है दुनिया कैप्चर कर लिया मैंने। टॉपर तो था ही नहीं, आई वाज अ रीजनेबली एवरेज स्टूडेंट। अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात की। ये कहते हैं कि किसी को अगर इन्फेक्शन है आई का तो उसको ऐसे देखना नहीं चाहिए, हमको भी हो जाता है। क्या ये बात सत्य है या फिर ये एक मिथ है? ये बात जो है मिथ है। तो मोतियाबिंद सर बढ़ता क्यों है? एज रिलेटेड है। एज रिलेटेड। हाँ, अच्छा, एक चीज और सुनता हूँ सर मैं कि ज्यादा टीवी मत देखो, आंखें खराब हो जाएंगी। ये होता है? हो सकता है। प्रिवेंशन क्या है कि आप आंखों को, पलकों को झपकाते रहें। यस। आज के दौर में इन सब चीजों से बचना मुश्किल है, तो ऐसे में प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। यस यस। और बहुत से लोग जो आपके हाथ की रेखा है और ये सब देखते हैं, दुकानें बंद हो सकती है। अब क्या शादी से पहले कुछ हेल्थ चेकअप्स होने चाहिए दोनों के? आप मानते हैं इस बात को? यदि दोनों फैमिली मान जाती है तो क्या जाए। अच्छा काम किया जाए, किसी को रोशनी दे दी जाए जिंदगी की। यहीं से इंटरेस्ट क्रिएट होता है। अवेयरनेस से ज्यादा वो इंटरेस्ट क्रिएट करना बहुत जरूरी है लोगों के अंदर, वो होता भी है। बिल्कुल सही कह रहा है। हेलो हाय, कैसे हैं आप सब लोग? मैं हूं तुषार कौशिक और डिजिटल जॉकी के एक और पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। जिस गेस्ट से आज मैं आपको मिलवाऊंगा, उस गेस्ट से आप बेसिकली पहले ही मिल चुके हैं। याद कीजिए वो चेहरा, जिस चेहरे को आपने एक वीडियो में देखा था, एक वायरल वीडियो में देखा था कि एम्स के एक डॉक्टर हैं जो कि ऑपरेशन थिएटर से बाहर आ रहे हैं। वो उनका रिटायरमेंट डे है, लास्ट सर्जरी करके बाहर आ रहे हैं। वो भी नम आंखों से बाहर आ रहे हैं, पेशेंट भी रो रहा है, डॉक्टर्स भी रो रहे हैं और साथ में खड़ा स्टाफ भी रो रहा है। उस वीडियो को सबने देखा, सबने तरह तरह के उसमें कमेंट्स किए। तो मैंने कहा क्यों ना आज स्टूडियो में उन्हीं को इनवाइट किया जाए और आप लोगों से मिलवाया जाए कि भाई रिटायरमेंट तो हर डे किसी ना किसी शख्स का हो रहा होता है। हर सरकारी डिपार्टमेंट में हर कोई कभी ना कभी रिटायर होता है, बट ऐसे फुटेज, ऐसे वीडियोस बहुत कम आते हैं। आखिर क्यों एक डॉक्टर के लिए सब आंसू बहा रहे थे? उनसे मैं मिलवाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं उनके बारे में आपको दे देता हूं। आज जो गेस्ट हैं वो हैं डॉक्टर जीवन सिंह टिटियाल साहब, जो कि एम्स के आरपी आई सेंटर के अंदर उन्होंने अपनी पूरी लाइफ दी है। स्टूडेंट लाइफ से लेकर और रिटायरमेंट डे तक वो उस सेंटर में रहे, उस डिपार्टमेंट में रहे, एम्स के अंदर, एम्स दिल्ली में। और साथ ही साथ 2014 में उन्हें पद्मश्री अवार्ड भी दिया गया। क्यों? क्योंकि फर्स्ट कॉर्निया ट्रांसप्लांट का श्रेय भी इन्हीं को जाता है। बाकी इन्होंने इंडिया के अंदर आई डोनेशन से लेकर मोतियाबिंद, ग्लाइकोमा, ऐसी बहुत सारी बीमारियों पर काफ़ी काम किया और आई हेल्थ को बेहतर करने के लिए, आईज के ट्रीटमेंट को बेहतर करने के लिए बहुत सारे कदम उठाए हैं। तो आज के इस वीडियो में आप चश्मा कौन सा लगाना चाहिए, क्या ध्यान रखना चाहिए चश्मा लगाने वालों को, क्या कॉन्टैक्ट लेंसेज हमें यूज करने चाहिए, क्या आई डोनेशन करना चाहिए, ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। मोतियाबिंद से जुड़े बहुत सारे सवाल हैं जो कि लोगों को नहीं है अवेयरनेस। मैं अवेयरनेस से लेकर आपके इंटरेस्ट तक सारी बात करूंगा। चलिए सीधे शुरू करते हैं इस पॉडकास्ट को। सो वेलकम डॉक्टर जीवन टिटियाल साहब। और एक वीडियो जो हम लोगों ने देखी, इस देश ने देखी बल्कि, और उस वीडियो को देखने के बाद सबका दिल ये ज़रूर किया होगा कि भाई एक रिटायरमेंट तो रोज़ होते हैं, कभी ना कोई रिटायर अपनी लाइफ में होता है, लेकिन एक रिटायरमेंट पर एक डॉक्टर के पेशेंट भी रो रहा हो, स्टाफ भी रो रहा हो, डॉक्टर की भी आंखें भरी हुई हों, ये कम होता है। तो एक मन में सवाल उठता है कि भाई ऐसा क्या था या ऐसी कौन सी लाइफ इन्होंने जी है जिस लाइफ की वजह से आज सब रो रहे हैं। थोड़ा सा मैं एक ओवरव्यू चाहता हूं। मैं इस पॉडकास्ट को आगे लेकर बढ़ूं, इस पॉडकास्ट में और आई प्रॉब्लम्स पे बात करूं, बहुत सारे आपके एक्सपीरियंसेस पे बात करूं। छोटा सा एक ओवरव्यू दीजिए कि वो रिटायरमेंट डे पर हुआ क्या था। आई थिंक इसका शुरुआत जो है एक तरह से देखा जाए तो किसी भी आदमी की, जहाँ पर भी आदमी काम करता है उस संस्था से जुड़ जाता है आदमी। बिल्कुल। और मेरे लिए तो एक ऐसा लग रहा था कि मेरा एक पूरा युग बीत रहा है। पूरी आधी सदी मैंने जो है एम्स से बिता दी थी। अच्छा। तो जब मैंने शुरुआत की थी एज ए स्टूडेंट यहाँ पर की थी 1978 में, और आरपी सेंटर जहाँ से मैं रिटायर हुआ
उस बिल्डिंग में मैंने 40 साल बिताए थे। 1984 में मैं इस डिपार्टमेंट में घुसा था एज ए स्टूडेंट कि मैं ऑप्थेल्मोलॉजी में पीजी करूं। और आप समझ सकते हैं कि किसी आदमी की जो है कहना चाहिए रूह जो है वहाँ पर रही होगी, जो इतना एक लगता है कि मैं इस घर से मैं बाहर विदा हो रहा हूँ। तो ऐसा माहौल था वो, मेरे लिए नहीं, जितने मेरे स्टाफ्स थे, मेरे साथी लोग थे, उनको भी लग रहा था कि अब जो है डॉक्टर तेतियाल, जिनका एक फिक्स स्पॉट था ओटी में, ऑपरेशन थिएटर हमारे लिए जो है एक देखा जाए तो सर्जन के लिए एक कर्म भूमि होती है, जहाँ पर आप सर्जरी करते हो, लोगों को जो है उनकी जो है बीमारी को ठीक करते हो, उसके बाद आदमी खुश होकर बाहर निकलता है। तो एक ये जगह ऐसा था कि मुझे, उनको लग रहा था, मुझे भी लग रहा था कि मैं दोबारा इस घर में घुस नहीं पाऊंगा। तो समझ सकते हैं कि माहौल बन जाता है। ये बड़ा इमोशनल और बड़ा इंस्टेंटेनियस था ये स्पॉट जो है। कोई ऐसा नहीं था कि हमने प्रोग्राम किया हो कि ऐसा शूट करना है। इट हैपन बिकॉज मैं ओटी करके बाहर निकल रहा था। इनफैक्ट जिस पेशेंट के, जो लास्ट पेशेंट था मेरा, उसके सब बाहर निकल रहा था, ही वॉज ऑल्सो इमोशनल। तो जो है एक माहौल बन गया था उस तरह का जो है। तो ये इमोशन जो है, मुझे लगा कि एक मेरे प्रति लोगों की एक भावना थी, रिस्पेक्ट था। उनसे ज़्यादा मेरी अपनी भावना थी उस जगह के लिए कि मैं अपने घर को छोड़ के बाहर निकल रहा हूँ। तो ये फीलिंग जो है आना मेरे ख्याल से उन्हीं लोगों को आ सकता है जो उस घर को अपना घर समझते हो। तो बहुत से लोग कहते हैं हम सरकारी नौकरी करते हैं, बिल्कुल, हमारा क्या है इसमें। लेकिन मेरा जो उस संस्था से जो मेरी जो जुड़ाव था, जो मेरी जड़ें थी, उससे हमेशा रही है और हमेशा मैंने उसको अपना घर ही समझा है। मैं समझ सकता हूँ। स्टूडेंट लाइफ से अगर आप अपने रिटायरमेंट डे तक एक ही संस्थान में आप रहें, तो वो तो वैसे भी स्टूडेंट लाइफ तो कभी भूलता ही नहीं है इंसान। तो आपकी भी यादें होंगी वहाँ की। बहुत सही कह रहे हैं कि मैं तो जो है ऐसे बैकग्राउंड से आया था, बिल्कुल अनफिट था देखा जाए तो इस इंस्टीट्यूट के लिए, क्योंकि एम्स उस ज़माने में एक ही एम्स था। एम्स न्यू दिल्ली, मतलब कि इस कंट्री का सबसे बड़ा मेडिकल इंस्टीट्यूशन एजुकेशन के हिसाब से। तब हम एजुकेशन के लिए आए थे, बिल्कुल, हमें पता भी था कि प्रोफेसर क्या होता है या फिर डीन क्या होता है या चीफ क्या होता है। तो ऐसे बैकग्राउंड से मैं आया था जहाँ पर कि गाड़ी की रोड नहीं थी, बिजली अभी तक नहीं है उस जगह में जहाँ मेरा ओरिजिनल गाँव है। मेरा जो जन्म स्थान है, उस गांव का नाम है तीदांग। अच्छा। जो कि उत्तराखंड के एक बहुत ही सीमांत क्षेत्र है, नेपाल और चाइना बॉर्डर या तिब्बत बॉर्डर पड़ता है। उस जगह से हूँ। और जो ब्लॉक है हमारा, जिसको लोग जानते हैं थोड़ा बहुत आजकल, धारचूला, ये पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट है, बिल्कुल उत्तराखंड का। तब नेपाल वाले हिस्से पे जाकर तब तो ये उत्तर प्रदेश था जी। उत्तर प्रदेश के सीमांत क्षेत्र से हम आते थे। तो मुझे याद है जब मैं प्राइमरी एजुकेशन ख़त्म करके जब मिडिल स्कूल ज्वाइन करना था जी, तो हमें 3 दिन पैदल चल के आना था, पड़ता था। पीठ में पिट्ठू लगा के, हाथ में एक छतरी लेके आते थे, क्योंकि मई जून में आना पड़ता था। वहाँ से फिर मेरी जो एक तरह से जो लाइफ चेंजिंग मोमेंट था, जब मैं 11th स्टैंडर्ड में था, धारचूला जो वहाँ पर एक गवर्नमेंट इंटर कॉलेज था, वहाँ पर पढ़ाई कर रहा था। लकीली मेरे जो अंकल थे, उन्होंने फोर्स किया था कि आप बायो ले लो 10th में जो है। 11th में जब आए थे तो दैट गेव द वे टू नो। उसके बाद बायो ले लिया तो कोई दूसरा रास्ता था ही नहीं, कोई है ही नहीं, क्या मेडिसिन करनी है आपको जो है। तो 11th स्टैंडर्ड में माय फादर, जो कि हमारे क्षेत्र के पहले आदमी से जिनको गवर्नमेंट जॉब मिला था, अच्छा, तो ही गॉट ट्रांसफर टू लखनऊ। ओके। तो मुझे लखनऊ आना पड़ा उनके साथ। तो वो वाज अ गेम चेंजर फॉर मी। वहाँ आके पता चला कि वहाँ पर आप जो है अपार्ट फ्रॉम CPMT जो यूपी का मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट होता था, उसके अलावा भी एम्स एक जगह है, BHU एक जगह है। तब आपको पता लगा, एक्सपोजर पता लगा, तब पता चला जी। तो मैंने 12th का जो एग्ज़ाम पास करने के बाद मुझे जो 1 साल का कोचिंग करना पड़ा, जो केवल मेडिकल एंट्रेंस के लिए होता था। उस ज़माने में बड़ा फेमस कोचिंग सेंटर होता था यूपी का, कृष्णा कोचिंग करके। उसके जो है एक तरीके से जो उसकी विजिबिलिटी थी बच्चों में कि यहाँ अच्छा एजुकेशन होता है, इनफैक्ट अच्छा था, क्योंकि जो हमारी एजुकेशन पूरी हिंदी मीडियम में होती थी यूपी में, जो है यूपी बोर्ड जो होता था। तो वहाँ पर हमने इंग्लिश में लिखना सीखा, इंग्लिश में पढ़ाई की, एंड दैट गेव मी द वे टू एम्स न्यू दिल्ली। और मेरा जो है
थिंकिंग था कि भाई प्लेन्स कैसा होता होगा, पहाड़ों में रहने वालों को पता नहीं होता प्लेन्स कैसा, कहाँ से सूरज उगेगा। और प्लेन में रहने वाले ये हाँ, सोचते हैं कि पहाड़ पहाड़ में कितने क्या फंडेसियस हैं। तो मैं पहली बार लखनऊ पहुंचा, जी। तो भी ट्रेन से जर्नी करके, और वहाँ से दिल्ली पहली बार आया। तो हमारे लिए ऐसे बैकग्राउंड से आना, दिल्ली पहुंचना, मतलब कि हम जो है, जो दिल्ली के बच्चे होते होंगे उनके लिए यूनाइटेड स्टेट शायद डेस्टिनेशन रहा होगा। हाँ, मेरे लिए तो दिल्ली पहुंचना ही ऐसा लग रहा था, मैं जो है दुनिया कैप्चर कर लिया मैंने। बिल्कुल। और एजुकेशन मेरे लिए टफ था, बिकॉज जिस तरह के बच्चे यहाँ पर होते थे, कॉम्पिटिटिव एटीट्यूड, और उनके साथ जो है उसी लेवल में पढ़ाई करना मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट था। बिल्कुल। और यहाँ बड़े सारे बच्चे आज मैं देखता हूँ ऐसे सिनारियो हो जाते हैं कि बच्चे परेशान हो जाते हैं, कुछ लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, अलग अलग क्या ग्रुप बन जाते हैं बच्चों में। हमारे टाइम में ये नहीं था, और मैं थोड़ा सा स्पोर्ट्स पर्सन था। अच्छा। आई यूज्ड टू प्ले बैडमिंटन, टेबल टेनिस खेलता था, तो उसके कारण से मेरी जो जितनी भी जो एक इनिबिशन थी वो कम हो गई थी। मेरे ख्याल से एक स्पोर्ट्समैन होने के कारण आप सीख जाते हो कि जो है आप जीत भी सकते हो, हार भी सकते हो, फ्रेंडशिप बढ़ानी पड़ती है, कभी कभी आपको एज ए पार्टनर खेलना पड़ता है। बिल्कुल। तो उससे जो है बड़े सारे टीचर मुझे जानते भी थे, अच्छा वो लड़का है जो बैडमिंटन खेलता है। नहीं तो ऐसे भीड़ में लोग भूल जाते हैं। तो अभी भी जब मैं अपने पुराने टीचर को मिलता था तो बहुत से लोग कहते अच्छा तू वही है ना जो बैडमिंटन खेलता था, रात के सही तू टॉपर था। टॉपर तो था ही नहीं, आई वाज अ रीजनेबली एवरेज स्टूडेंट। और एवरेज स्टूडेंट से मैंने एमबीबीएस जब पास कर रहा था, आई नेवर थॉट कि मैं यहाँ पीजी करूँगा या यहाँ पर फैकल्टी बन जाऊँगा। तो आज मैं उसको रेट्रोस्पेक्टली सोचता हूँ तो भगवान मेरे ख्याल से बहुत ही दयालु था मेरे लिए कि रास्ते अपने आप बनते चले गए। मैंने कोई चीज़ प्रोग्राम नहीं किया था कि मैं एक दिन यही बनूंगा, कभी सोचा नहीं था। तो जैसे एमबीबीएस ख़त्म हो रहा तो हमारा एक दायरा था कि चलो यूपीएससी एग्ज़ाम दे देंगे, किसी न किसी मेडिकल संस्था में हमारा सिलेक्शन हो जाए। इनफैक्ट मेरा हो भी गया था यूपीएससी में, आई गॉट रेलवेज, तो मैंने नॉर्दर्न रेलवे चूज़ कर लिया था। ओके। तो इस बीच में मेरा जो है, मेरे एक बड़े अच्छे सीनियर थे, जनरल सर्जरी डिपार्टमेंट के थे, उनके साथ मेरी पोस्टिंग हो गई थी ड्यूरिंग इंटर्नशिप। ओके। तो उन्होंने कहा बेटा यू हैव अ गुड सर्जिकल हैंड, तुम सर्जन बनो। तो मेरे दिल में एक भावना तब जागी, आई शुड डू अ सर्जरी एज अ पोस्ट ग्रेजुएशन। बट अनफॉर्चुनेटली मुझे जनरल सर्जरी मिली नहीं, तो मुझे मिली ऑप्थल्मोलॉजी या जो आँखों का डिपार्टमेंट, वहाँ वो सब्जेक्ट मिल गया था। तो मैं आई वॉज नॉट वेरी कीन। तो मेरा एक जूनियर कलीग था, 1 साल जूनियर, उसने कहा अरे यार दिस इज़ अ वेरी गुड एरिया, आप जो है नॉर्मल आदमी को मिल सकते हो, बहुत से लोग बीमार नहीं होते हैं। बिल्कुल। और जो है यहाँ अकेले तुम खुद ही कर सकते हो, सर्जरी भी खुद ही कर सकते हो, एनेस्थीसिया वाले की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, और जो है मेडिकल भी है, सर्जिकल भी है, सब कुछ कर सकते हो। तो दैट गेव मी आइडिया कि आई शुड ज्वाइन दिस डिपार्टमेंट। तो 1984 में मैंने इसको ज्वाइन कर लिया था। उसके बाद मेरी लाइफ बिल्कुल चेंज हो गई। फ्रॉम मीडियोकर आई बिकम अ बेटर स्टूडेंट। जब मैंने 3 साल जो पीजी कर रहा था उसमें, तो मेरे एक टीचर थे, वो मेरे एक तरह से रोल मॉडल थे। वो जो है ही वॉज अ टेरिफिक सर्जन, क्लिनिशियन भी, जो है वो चीफ ऑफ द सेंटर भी थे, प्रोफेसर मदन मोहन, ही इज़ नो मोर नाउ। और उनकी जो केरेटोप्लास्टी टेक्निक होती है, जो आंखों का पुतली चेंज करते हैं, ग्राफ्टिंग करते हैं, तो लोग कहते थे कोई भी क्लियर ग्राफ्ट दिख जाए कि ये मानना जरूरी था कि सर ने सर्जरी की होगी। तो आई वांटेड टू बिकम अ सिमिलर सर्जन। और मेरे फॉर्चुनेट देखो, जिससे मैंने पीजी ख़त्म की, नेक्स्ट डे आई बिकम अ रजिस्ट्रार और सीनियर रेजिडेंट। और मुझे वही डिपार्टमेंट मिला जहाँ पर मैं कॉर्नियल ट्रांसप्लांट कर सकता था। और एक मोटिवेशन था मेरे लिए फ्यूचर में कि उस फील्ड में काम करो, कि लोग जो है, क्योंकि ये आइट्रोजेनिक होते हैं मोस्ट ऑफ टाइम में, कॉर्नियल जो बीमारी हो जाती है, जो आगे की पुतली ख़राब हो जाती है, रेयरली कंजेनाइटल होते हैं ये। तो कैसे इसका रोकथाम कर सकते हैं, कैसे हम लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं कि लोग डोनेशन करें आइज़ का, जिसके द्वारा हम इसमें जो है ग्राफ्टिंग ज़्यादा कर सकें, और नए नए टेक्निक का इसमें जो है हम ईजाद करें, जिससे कि जो है लोगों का फ़ायदा हो। तो दिस गेव मी द अपॉर्चुनिटी टू वर्क इन दिस एरिया। और जैसे मैं कह रहा था कि रास्ते अपने आप खुलते चले गए। जिस दिन मैंने 3 साल की सीनियर एजेंसी ख़त्म की, उसके पहले मेरा सिलेक्शन हो गया एज ए फैकल्टी पोजीशन में, तो बिकम अ फैकल्टी इमीडिएटली। तो मुझे कोई एक्स्ट्रा कोशिश करना नहीं पड़ा, मैं बाहर जाऊँ, मैं कहीं से अलग से डिग्री लेके आऊँ। तो ऑटोमेटिकली आई गॉट थ्रू दैट।
और शुरू में थोड़ा फैकल्टी बनने में थोड़ा स्ट्रगल तो होता है एज ए यंगर फैकल्टी, लेकिन जब मुझे अपॉर्चुनिटी मिली व्हेन आई बिकम इंचार्जेस फॉर वेरियस एरियाज, जैसे हर आदमी चाहता है कि अपना एरिया अच्छा हो जाए। बिल्कुल। एंड बीइंग अ प्रीमियर इंस्टीट्यूट, गवर्नमेंट का बहुत सपोर्ट रहता है इसमें, फंडिंग में हो या थिंकिंग में हो सरकार का। तो आई कुड वर्क ऑन अ डायरेक्शन जहाँ पर नई नई चीज़ों का इस्टेब्लिशमेंट कर सकूँ, क्योंकि मेडिकल साइंस बहुत तेज़ी से चेंज हो रहा था। ओके। और ये 90s के आसपास 90s के आसपास सर्जरी नहीं, सर्जरी टेक्निक चेंज हो ही रही थी, साथ में जो है डायग्नोस्टिक भी चेंज हो रहे थे, लोगों के अप्रिशिएशन चेंज हो रहे थे, लोगों का सोच अलग हो रहा था। अब लकीली हम उस फेज़ को आगे करते चले गए। तो आज के डेट में जो चैलेंजेस हम फेस कर रहे थे उसके कारण से हमने अच्छा किया। तो मैं समझता हूँ कि जब भी कोई चीज़ इनिशिएट होती है, इट विल पुट यू इन अ चैलेंजिंग सिचुएशन, नया चीज़ है, लेकिन उसको ओवरकम करके, उसको इस्टेब्लिश करके, उसको आगे बढ़ाना जो है एक प्रोफेसर का या इंचार्ज का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो आज मुझे बहुत खुशी होती है कि जब भी मैं इंडिया के कोने में, किसी कोने में चले जाऊँ या वर्ल्ड में कहीं भी चले जाऊँ, मेरे स्टूडेंट मिल जाते हैं वहाँ, बिकॉज दे आर द ऑलवेज द टॉपर्स एंड दे आर ऑल लीडर्स इन एवरीवेयर। एंड दैट कुड हैपन बिकॉज हमने जो है ऐसा एस्टेब्लिशमेंट बनाया है जहाँ हम बच्चों को बाहर सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। वो सोच ही नहीं रहते हम यूएस जाना पड़ेगा चीज़ देखने के लिए। इनफैक्ट वी हैड बेटर थिंग्स इन इंस्टीट्यूट। तो दैट वाज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एस्टैब्लिश सर्जिकल एरिया जहाँ पर लेटेस्ट इक्विपमेंट्स हो, लेटेस्ट मशीन्स हो। आपको जान के खुशी होगी कि सबसे पहले लेज़र सर्जरीज गवर्नमेंट सेटअप में एम्स में मैंने शुरुआत कराई। आई डिपार्टमेंट में लेज़र के द्वारा चश्मे का नंबर उतारना, लेज़र के द्वारा कैटरेक्ट सर्जरी कराना, और लेज़र से जो बाकी रेटिना की चीज़ें होती हैं। सिमिलरली जो है ऐसे ऐसे माइक्रोस्कोप नए वाले, जिसमें अब माइक्रोस्कोप देखते तो हैं, मैग्नीफाई करते हैं, लेकिन साथ में उसमें जो है OCT एचर होना। OCT ऐसी चीज़ है, आपने CT स्कैन सुना होगा, बॉडी के सेक्शन बना देता है। ये आंखों के सेक्शन बना देता है। अच्छा। तो हम पहले पढ़ते थे रेटिना के 10 लेयर होते हैं, जो पीछे का पर्दा होता है, तो खाली हिस्टोपैथ करके दिखता था। आज जो है OCT मशीन होती है, रेटिना का स्कैन कर देता है, रेटिना बता देता है कि क्या कैसा है अंदर पूरा। हाँ, उसके ब्लड वेसल तक दिखा देता है आपको। इतनी साइंस एडवांस हो गई है। ये सब हमने एक्वायर किया, और बच्चों के लिए तो डेफिनेटली एजुकेशन के लिए फ़ायदा होता ही है, लेकिन इसका रिफ्लेक्शन पेशेंट केयर पे भी होता है। तो वी कुड गिव द टॉप मोस्ट फैसिलिटी फॉर अ पुअरेस्ट टू पुअरेस्ट पेशेंट टू अ हाईएस्ट लेवल। जो हमारे पेशेंट क्लाइंटेज है, एक जो है BPL कार्ड वाला भी है, और इस कंट्री का टॉप मोस्ट पर्सन भी है। एग्जैक्टली, वो भी एम्स में ही आ रहे हैं। तो वो जो है आई कुड अचीव दैट। मैं कह सकता हूँ पहले भी होता होगा, लेकिन मैंने देखा जब मैंने इस चीज़ की शुरुआत की, मुझे लगा कि लोगों पे विश्वास जगा है कि एम्स में ये हो सकता है। जैसे आपके मन में ही होगा, क्या एम्स में फैसिलिटी होगी, गवर्नमेंट सेटअप में होगा क्या? बट यस, वो एक जब आपके जो है देश के जो देश चलाने वाले यहाँ आना शुरू कर दें, तो उनकी तो कॉन्फिडेंस है ही, तो आम जनता में कॉन्फिडेंस बढ़ जाती है कि ये फैसिलिटीज़ अच्छी है। आज भी जो है एम्स ऐसा जगह है जहाँ लोग पता चल जाए कि अब कुछ नहीं हो सकता है, उसके बाद भी एक बार दिखाने एक बार एम्स में दिखा लेते हैं। हाँ, तो हमारी जिम्मेवारी बढ़ जाती है कि चीज़ को अप टू डेट रखने के लिए। और जो मेजर मेरा जो थिंकिंग था कि किस एरिया में जो है हमें काम तो हम हर एरिया में काम करते हैं। जैसे मैंने कहा था कि जो हम पुतली का प्रत्यारोपण या केरेटोप्लास्टी या ग्राफ्टिंग जो करते हैं, उसमें मेजर कंट्रीब्यूशन रहा है मेरा। और मेनली जो है 3 चीज़ों में फोकस था। एक तो जनता से ऐसे भ्रम या जो होती ना डोनेशन नहीं करनी चाहिए, उसमें काम किया हमने। कैसे लोगों को अवेयर किया जाए कि आगे आए लोग आई डोनेट करें। हाँ, क्योंकि डोनेशन जो है किसी के डेथ के बाद ही हो सकती है जी। और आपने सुना होगा बहुत सारे लोग प्लेस करते हैं, मैंने अपने अंग डोनेट कर दिए, मैंने आइज डोनेट कर दिए। उसका फ़ायदा तभी हो सकता है जब समय पर उसकी इन्फॉर्मेशन भी मिल जाए, फैमिली जो है डोनेट करे, क्योंकि डोनेशन फैमिली करती है, आदमी नहीं करता। वो सिर्फ प्लेज करता है। हाँ, तो हमने फिर फोकस चेंज किया, हमने कहा फैमिलीज में करो। क्योंकि आपने देखा बड़े बड़े लोग जो है उसमें आ जाते हैं कि ओके डोनेट योर आइज, ठीक है, अवेयरनेस बढ़ जाता है, लेकिन एक्चुअल उसका ट्रांसलेशन नहीं हो सकता है। इसलिए हमने फोकस चेंज किया, फैमिलीज़ को कैसे मोटिवेट अवेयर करें, बच्चों को कैसे सिखाएं कि डोनेशन हो सकता है। स्कूल में हमने जो है कार्यक्रम शुरू किए, पेंटिंग, ड्राइंग,
डिबेट, सो दैट बच्चों को पता चल जाए, क्योंकि बच्चे सबसे ज़बरदस्त मोटिवेटर होते हैं फैमिली के लिए। तो ये था। दूसरा जो है, जब हम आइस निकालते थे पहले, पुरानी पद्धति, पूरी आई बॉल को निकाल देते थे, तो उससे गड्ढा हो जाता था। तो बड़े सारे फैमिली कहते हैं नहीं हमारे खराब लगता था, खराब लगता है, जो पत्थर की आंख पहले लगती थी वो इसी वजह से लगाते थे। लेकिन अब हमने पूरा टेक्निक चेंज कराया उसका, कि केवल जो आगे की काली पुतली दिख रही है उसी को निकालते हैं, क्योंकि उसी का ट्रांसप्लांट होता है। तो आई का पूरा शेप रह जाता है, उसके ऊपर एक कॉन्टैक्ट लेंस लगा देते हैं, तो आई का शेप भी बिल्कुल सेम है और चेहरा बिल्कुल वैसे की वैसी ही लगेगी। उससे भी बड़ा फ़ायदा हुआ है। फिर पहले हम लोग टेस्टिंग नहीं करते थे, ब्लड टेस्टिंग नहीं करते थे, क्योंकि हम जानते हैं बड़े सारे ऐसे डेथ हो सकते हैं जो इन्फेक्शियस हो सकते हैं, दूसरे आदमी को इन्फेक्शन हो सकता है जी। जैसे आपको एड्स की बीमारी हो या फिर हेपेटाइटिस हो या कैंसर की बीमारी। बिल्कुल। तो अब जो है हमने ब्लड लेना शुरू कर दिया, उसका भी टेस्टिंग कर रहे हैं, तो सेफ्टी हमने बढ़ा दी उसकी जो है। और तीसरा जो काम मैंने किया है कि पूरी आई बैंकिंग जो ऑर्गेनाइजेशन है पूरे कंट्री में, उसको सब जगह अप टू डेट कराया है कि कैसी फैसिलिटी होनी चाहिए, कैसे लोग ट्रेन करने चाहिए, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, और साथ में जो केरेटोप्लास्टी सर्जन्स होते हैं जी, उनकी भी ट्रेनिंग शुरू कराई, जैसे कि वो लोग काम कर सकें। तो आज के डेट में हमारे देश में हज़ारों ऐसे सर्जन हैं जो केरेटोप्लास्टी कर सकते हैं। तो ये एक एरिया है जहाँ पर हमें हर डायरेक्शन में सोचना पड़ता है, तब जाके सक्सेस बेंचमार्क एस्टेब्लिश करने होते हैं। सभी कह रहे हैं। सर एक चीज़ और है, बड़ी खास है यहाँ पर, आपने 2-3 चीज़ों का बहुत अच्छा जिक्र किया कि एक ज़्यादातर डॉक्टर प्रेजेंट पर काम करते हैं कि भाई ये समस्या है, चलो उसको दूर करते हैं। आपने फ्यूचर पर भी काम किया कि चलो हम नई टेक्नोलॉजी लेकर आते हैं जिससे कि हमारे इंडिया ग्रो करे। देश के अंदर आई प्रॉब्लम्स की अगर मैं बात करूँ, 80s की बात करूँ, 90s की बात करूँ, फिर हम 21वीं सदी में आ गए। क्या आपको ऐसा लगता है कि बीते 40-50 सालों में जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी वैसे वैसे आई प्रॉब्लम्स के केसेस बढ़ते गए, नई नई चीज़ें हमें सुनने आने लगी? हर 2-3 साल में हम सुन लेते कि ये एक नया आई फ्लू शुरू हो गया है, मतलब वो पूरे देश में एक जैसे कोई सोशल मीडिया पोस्ट फैलता है वैसे वो फैलना शुरू हो जाता है। क्या आई प्रॉब्लम्स तेज़ी से बढ़ी और क्यों? देखो, जहाँ तक बड़े सारे बीमारियाँ हैं उनके प्रोफाइल चेंज हुए हैं, नए बीमारियाँ ऐड हुई हैं। सिमिलरली आँखों के हिसाब से भी है। एक तो है कि इन्फेक्शियस डिजीज़ जो काफ़ी कॉमन है डेवलपिंग कंट्रीज़ में, सेम होल्ड्स फॉर इंडिया आल्सो। जैसे आप कह रहे थे कंजंक्टिवाइटिस होना या आंखों में लाली आना, सीजनल होता है ऐसा, ये सब वायरल इन्फेक्शंस होता है, तो इनमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। जैसे हमारा इन्वायरमेंट टफ हो जाएगा, जैसे भीड़ बढ़ जाएगी या फिर पोल्यूशन बढ़ जाएगा या क्राउडिंग एरिया ज़्यादा हो जाए, इन्फेक्शन फैल सकता है। लेकिन पहले के ज़माने में सर 1-2 को ऐसा पता लगता था, अब जब फैलता है तो हर घर में एक पता होता है। क्योंकि आजकल जो है ना, एवरीबडी इज़ वर्किंग, सब मूव कर रहे होते हैं। जैसे आप ट्रेन में जा रहे हैं तो एक साथ एक को इन्फेक्शन हो, सबको इन्फेक्शन हो सकता है। आपका वर्किंग इन्वायरमेंट क्लोज है, माना इस रूम में हम बैठे हैं, मुझे इन्फेक्शन हो तो 10 लोगों को हो जाएगा। अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात की। ये कहते हैं कि किसी को अगर इन्फेक्शन है आई का तो उसको ऐसे देखना नहीं चाहिए, हमको भी हो जाता है। क्या ये बात सत्य है या फिर ये एक मिथ है? ये बात जो है मिथ है। क्योंकि ये इसलिए कहा गया कि इन्फेक्शन बहुत तेज़ी से फैलता है और ये कॉन्टैक्ट से फैलता है। आपने हाथ मिला है, उस हाथ में वायरस है, आपको लग जाएगा। देखने से नहीं होगा लेकिन कॉन्टैक्ट से जरूर हो जाएगा। जैसे कोविड था, कॉन्टैक्ट से हो जाएगा आपको। जी। तो सिमिलरली वायरल इन्फेक्शन जो है हमेशा कांटेक्ट से होता है, ऐसे फूंक मारने से नहीं हो सकता है। तभी लोग ब्लैक गॉगल्स लगा के रखते हैं कि यार दिखना जाए, नहीं तो हमें भी हो जाएगा। आप देखेंगे तो हमने उसको जो है कभी ये नहीं कहा कि ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि इससे क्या होता है लोगों में एक अवेयरनेस आ जाए, मुझे हो सकता है, तो बचाव करना शुरू कर देता है। अच्छी बात है कि आपको बचाव करना चाहिए। लेकिन जो मेजर चेंज आया पिछले 50 सालों में, जो मैंने देखा है इस मेरे लाइफ में जो है जी, जो लाइफस्टाइल रिलेटेड बीमारियां हैं वो बढ़ गई हैं। जैसे आपने डायबिटीज सुना होगा, हाइपरटेंशन सुना होगा, बिल्कुल। एज रिलेटेड चेंजेस आ रही हैं आँखों में, उसके कारण से ब्लाइंडनेस हो रही है। तो उसमें सबसे ज़्यादा आज का जो मेजर इम्पैक्ट आज की डेट में है लाइफस्टाइल के कारण, तो जो ओल्डर एज ग्रुप में है डायबिटीज़ का होना, डायबिटीज़ के कारण आँखों में अंधता हो जाना। डायबिटीज से भी ब्लाइंडनेस आ सकती है? क्योंकि आंखों में जो है पीछे पर्दे में जो है ब्लड आ सकता है, उसमें खून की नसें ग्रो कर सकती है, जिसे हम डायबिटिक रेटिनोपैथी बोलते हैं। तो पूरी आंख खराब हो सकती है, आप टोटली ब्लाइंड हो सकते हो सही टाइम में आपने उसका जो है रोकथाम नहीं किया तो। दूसरी बीमारी है कैटरैक्ट या मोतियाबिंद। वो तो पहले भी थी, अभी भी है, लेकिन अच्छी बात है कि मोतियाबिंद का ऑपरेशन हो जाए तो आपकी विजन वापस आ जाती है। लेकिन हमारे देश में इतने सारे लोग हैं तो हर आदमी की समस्या सही टाइम में हम कर नहीं पा रहे पूरा। तो जितनी सर्जरी हम कर रहे हैं वो कम पड़ रही है।
बट जो पिछले 50 सालों में जो कैटरेक्ट के सर्जरी में जो इजाद हुआ है उसमें लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाती है। पहले क्या होता था, सिंपल मोतियाँ निकालते थे, मोटा चश्मा लग जाता था। हाँ, तो आपको दिखता है कुछ नहीं था उससे, बिल्कुल। तो लाइफ इम्प्रूव, क्वालिटी इम्प्रूव नहीं होती थी। हाँ, आज जो है ऐसे ऐसे लेंस बन गए जो आँख के अंदर फिट हो जाते हैं, जिसे हम इंट्राओकुलर लेंस कहते हैं। वो आपकी क्वालिटी ऑफ विजन तो इम्प्रूव करती है, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इम्प्रूव हो जाती है। आपका विजन वापस आ रहा है, आपको हाँ। मोटा चश्मा नहीं लगाना है। बस इनफैक्ट आपकी विजन बेटर हो जाती है। यू आर लाइक ए यंग पर्सन, लाइक ए 20-30 ईयर ओल्ड। हाँ, तो ये एक अच्छा है। लेकिन हमारे देश में कैटरेक्ट से ब्लाइंडनेस सबसे ज़्यादा है। 60% ब्लाइंडनेस कैटरेक्ट के कारण है। तो मोतियाबिंद सर बढ़ता क्यों है? ये इतना भी ज़्यादा एज बड़े लेवल रिलेटेड पर क्यों होता है? एज रिलेटेड है। एज रिलेटेड। हाँ, जल्दी हमारे कंट्री में थोड़ा जल्दी एज में आ जाता है। जहाँ हमारा 50 साल एवरेज है, तो वेस्ट में ये 70 ईयर्स है, तो वो भी फ़र्क पड़ जाता है। तो मैं कहूँ कि आंखें बूढ़ी हो रही हैं। और आप देख रहे हैं हमारे देश में भी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो बढ़ रही है। पहले हमारी जो है 40-50 साल थी, अब 70 साल से ऊपर हो गई है। तो जितना ज़्यादा आप लंबे समय जिंदा रहते हैं तो ये बीमारी अटैच हो जाती है। तो पीछे डीजनरेशन हो रहा होता है, जैसे शरीर में डीजनरेशन हो रहा है वैसे ही आँख में भी हो रहा होता है। डीजनरेशन का मतलब? मतलब चीज़ें धीरे धीरे खराब होती खराब हो रही हैं, जैसे जैसे आप ग्रो करते हैं आपके शरीर के टिश्यूज बनते हैं, तो जी फिर मरना पीछे- शुरू हो जाते हाँ, हैं। पीछे पर्दा होता है जिसे रेटिना बोलते हैं। ओके। उसमें एक सेंट्रल एरिया होता है, उसमें यदि डीजनरेशन हो जाए तो आपकी विजन धीरे धीरे खराब हो जाती है। ओके। तो उसके लिए भी रोकथाम करने की जरूरत है। कभी कभी उसको बचा भी सकते हैं हम लोग। और जो एक नया चीज़ आया है, बच्चों में भी लाइफस्टाइल रिलेटेड चेंजेस, बीमारी होने लगी। जैसे आपने सुना होगा बच्चों को चश्मा लग जाता है। बिल्कुल। आजकल जो है चश्मा जल्दी लग जाता है क्योंकि एजुकेशन में स्ट्रेस ज़्यादा है। सबके सब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आ गए हैं, सब लैपटॉप मोबाइल में पढ़ाई कर रहे हैं, मोबाइल में फिल्म देख रहे हैं। तो ये मायोपिया बोलते हैं, ये एक एपिडेमिक हो गया है। हाँ, हर दूसरा बच्चा चश्मा पहन रहा है और इसके ऊपर बहुत काम हो रहा है, कैसे इसका रोकथाम किया जाए, कैसे बच्चों की जो है चश्मे के नंबर आगे नहीं बढ़े या प्रोग्रेशन न हो, उसमें काम किया जा रहा है। और एक तीसरा जो नया मुद्दा आजकल जुड़ गया पिछले 15-20 साल से, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया कि बच्चे जो प्रीमेच्योर बेबीज़ हैं जी, जो नॉर्मल जो 38 हफ्ते का जो टाइम होता है उसके पहले पैदा हो जाते हैं। ओके। कुछ लोग 32 हफ्ते में पैदा हो जाते हैं बच्चे, या कुछ 28 हफ्ते में। ये भी सब जो है जिंदा बच रहे हैं क्योंकि हमारा जो आईसीयू, बच्चों का आईसीयू इम्प्रूव कर गया है। तो ऐसे बच्चे जब बाहर निकलते हैं, इनमें सारे बड़े सारे शारीरिक बीमारियां हो सकती है। ओके। और आंखों में ये बीमारी हो जाती है जिससे पर्दा खराब हो जाता है पीछे का। ओके। जिससे तो जो प्री मैच्योर बच्चे हैं उनके साथ ये चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। ज़्यादा हो जाती है, जिसे आरओपी बोलते हैं, रेटिनोपैथी और प्री मैच्योरिटी। ओके। इसको हमने सही टाइम में इसका इलाज नहीं किया तो बच्चा ब्लाइंड हो जाता है। तो हमारे पास करीब 1 से 4 हफ्ते का टाइम होता है बस। उस बीच में आपने मिस कर दिया तो कोई ट्रीटमेंट नहीं इसका। तो अब ये भी एक मेजर सेगमेंट इंडिया में होता है। नहीं, आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात की। मुझे लगता है इसको लेकर अवेयरनेस भी नहीं होगी लोगों के बीच में कि जो प्री मैच्योर हो रहा है बच्चा, 8th मंथ में 7th मंथ में हो रहा है, उसके विजन के साथ बहुत हद तक ये पॉसिबिलिटी है कि दिक्कत हो सकती है। तो ऐसे में अगर कोई प्री मैच्योर है तो क्या कर सकते हैं? आई डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा स्पेशली? उसमें क्या है कि जो जहाँ पर भी आईसीयू है बच्चा, नॉर्मली सारे बच्चे नियोनेटल आईसीयू में चले जाते हैं। एग्जैक्टली। तो जिसे हम देश में कहते हैं मशीन में रखना। हाँ। तो वहाँ पर जो पीडियाट्रिशियन है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। वहाँ पर जो जिसने डिलीवरी कराई गायनेकोलॉजिस्ट, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उस इंस्टीट्यूट की कि उस बच्चे का आई का एग्जामिनेशन कंपलसरी है। और यदि उसमें कोई भी डिफेक्ट आ जाता है तो इमीडिएटली ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और ट्रीटमेंट से बचाया जा सकता है? बचाया जा सकता है, ब्लाइंडनेस से बचाया जा सकता है। गॉट इट। यदि आप जो है बच्चे को छोड़ भी रहे हो तो उसको जो है ऑप्थेल्मिक चेकअप होना कंपलसरी है आज की डेट में, नहीं तो आपके ऊपर केस हो सकता है कि बच्चे को क्यों नहीं चेक कराया। और ये पेरेंट्स को कोई इसका सर्टिफिकेट मिलता है या कुछ ऐसी जानकारी मिलती है कि ये हुआ या नहीं हुआ? कैसे कोई पेरेंट ये पता करे? वो तो सारा उसमें आपके स्लिप में लिखा होता है। लेकिन पेरेंट्स को भी अवेयरनेस होना जरूरी है। उसका बच्चा प्रीमेच्योर पैदा हुआ है और आईसीयू में पड़ा हुआ है, ऑक्सीजन सप्लाई हो रही है उसको, तो आंखों का चेकअप तो 100% जरूरी है। इस बात को डॉक्टर को भी याद दिला दें कि आपने कराया या नहीं कराया। तो वो ये आजकल ये सिचुएशन हम डेवलप कर रहे हैं कि जहाँ पर ये कंपलसरी हो जाना जरूरी है। और अनफॉर्चुनेटली जो है यदि बच्चे की आंख में कोई प्रॉब्लम आ गई तो उसका ट्रीटमेंट बहुत ही टफ है इसमें, क्योंकि बच्चा प्रीमेच्योर होता है, उसका लेजर करना पड़ सकता है, सर्जरी करना पड़ सकता है, इंजेक्शन लगाना पड़ सकता है आंखों में। तो सही टाइम में डिटेक्शन और सही आदमी से इलाज करना भी बहुत ज़रूरी है इसमें जो है। तो ये मैं देख रहा लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज़ जो है केवल ओल्डर एज में नहीं होगा, या जैसे आजकल ऑफिस लोग जाते हैं उन सबको ड्राइनेस हो जाता है, ये जो है पिछले 20 सालों में काफ़ी बढ़ गया। तो हर सेगमेंट में लाइफस्टाइल रिलेटेड बीमारियां होगी। आप लाइफस्टाइल की बात कर रहे हैं सर, एक मोबाइल की मैं बात करूंगा।
आजकल बच्चे जब पैदा होते हैं तो उसके 3 4 5 महीने बाद बच्चा जब रोना और परेशान करना शुरू करता है, क्योंकि 3 4 महीने तक तो बच्चा रोता हुआ भी अच्छा लगता है, सब चुपाते हैं, लेकिन 6 महीने के बाद वो इरिटेट होने लगते हैं। तो वो मोबाइल पकड़ा के उसे खाना खिलाना या मोबाइल दिखाना, ये तो एक चलिए खराब है, हर कोई जानता है कि हम बच्चे को मोबाइल दिखाने जो खराब है, लेकिन एक मोबाइल में रीडिंग मोड होता है कि भाई येलो लाइट हो जाती है और कहते हैं नहीं जी ये रीडिंग मोड है, इससे दिक्कत नहीं होती। क्या ये बात होती है कि अगर हम रीडिंग मोड या मोबाइल के अंदर जो सिक्योरिटी फीचर्स हैं आइज़ के लिए, उसको ऑन करके हम मोबाइल बच्चे को दिखा रहे हैं या खुद देख रहे हैं, तो वो हमारी आंखों को सेफ रखता है? एक तरह से कहा जाए तो नहीं, बिकॉज ये डिवाइस ही जो है बच्चों के लिए नहीं बना हुआ है। और जो बच्चे जब ग्रो कर रहे होते हैं, आँख भी ग्रो कर रही होती है, तो पहला जो है 3 साल बच्चों का बहुत ही क्रिटिकल होता है। क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी आँख पूरी ग्रो नहीं की होती है। तो धीरे धीरे जो है 3 से 4 सालों में 100% ग्रोथ हो जाती है। इसमें कोई स्टिमुलस चेंज हुआ आपका तो आँख का ग्रोथ जो है अबनॉर्मल हो सकता है। इसीलिए ये बड़ा क्रिटिकल फेज होता है जहाँ पर बच्चे को स्टिमुलस ऐसे दिया जाए कि आंख में प्रेशर ना पड़े। वरना बच्चा टीवी देख रहा है तो अच्छी बात है, बिकॉज डिस्टेंस से देख रहा है, करीब 2 मीटर डिस्टेंस से, वो बेस्ट डिस्टेंस है। लार्जर स्क्रीन हो, जहाँ तक मोबाइल फ़ोन हो बहुत क्लोज से देखता है, तो उसकी जो 2 चीज़ें उसमें इंपॉर्टेंट, एक तो जो है उसका आजकल तो रेडिएशन बहुत कम होता है, पहले मोबाइल जाता रेडिएशन फैक्टर पहले होता था। दूसरा स्क्रीन का फैक्टर आंखों में आ रहा होता है। तीसरा जो कंट्रास्ट है प्रिंट और जो स्किन का, वो भी इम्पॉर्टेंट है। और जो क्लोजनेस बच्चा देखता है, जितना क्लोज देखेगा उतना आंखों में प्रेशर बनता है, तो आंख का लेंथ चेंज होता चला जाता है। तो इनफैक्ट कुछ कंट्री में लॉ बन गया है कि 3 साल से कम के बच्चों को मोबाइल दे नहीं सकते आप पेरेंट्स, नहीं तो आपको वो केस हो जाएगा, क्योंकि ये सबसे क्रिटिकल फेज है। तो हमारे देश में भी पेरेंट्स को समझना ज़रूरी है। अपने कंफर्ट के लिए बच्चे के हाथ में मोबाइल दे दिया, आप अपना काम कर रहे हो, गलत चीज़ है। उससे बेटर ये है कि सर वही चीज़ टीवी पर लगा दी जाए, हाँ, और टीवी पर दिखा दी जाए। टीवी में गेम दिखाओ, टीवी में बच्चे लोग कार्टून देखते हैं, अच्छी बात है, उससे आँख का कोऑर्डिनेशन बनता है। इनफैक्ट कुछ हमारे बीमारियाँ जिसमें दोनों आँख को कोऑर्डिनेट करने के लिए हम टीवी में गेम खिलाते हैं बच्चे को। अच्छा, क्योंकि एक प्रकार से कोऑर्डिनेशन बढ़ जाता है, आपका स्पीड बढ़ता है, हैंड आई कोऑर्डिनेशन ये बन जाता है। अच्छा, एक चीज़ और सुनता हूँ सर मैं कि ज़्यादा टीवी मत देखो, आंखें ख़राब हो जाएंगी, तो ये होता है? हो सकता है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप स्क्रीन में देखते हो तो आप ब्लिंक कम करते हो, तो आँख में ड्राइनेस हो सकती है, तो स्ट्रेन पड़ सकता है। प्रिवेंशन क्या है कि आप आँखों को, पलकों को झपकाते रहें। यस, जैसे हम कहते हैं आजकल हमारा एक रूल है 20-20-20। ओके, तो आप मतलब 20 मिनट काम करते हो तो बीच में 20 सेकंड के लिए जब ब्रेक करो और 20 सेकंड बाहर दूर देखो आप। ओके, तो हाँ, तो उसमें क्या होगा, आपकी आंखों को मसल को रेस्ट मिल जाएगा, और 5-6 बार ब्लिंक करेंगे तो टीयर फिल्म जो है नाइसली स्प्रेड हो जाएगा, ड्राइनेस खत्म हो जाएगा और आप कंफर्टेबल रहोगे। तो थिंक अबाउट 20-20 रूल, जैसे आपने 20-20 मैच सुना है। 20-20-20 20 मिनट काम करो, 20 सेकंड ब्लिंक करो और 20 सेकंड बाहर देखो। और खासकर ये उन लोगों के लिए जो सिस्टम पर रहते हैं, पूरे लैपटॉप पर हैं, डेस्कटॉप पर हैं, मोबाइल पर काम कर रहे हैं, वो 20 मिनट देखने के बाद 20 मिनट आंख बंद करें, 20 मिनट दूर देखें, फिर 20 मिनट काम करें। तो इसमें जैसे एक है रफ रूल है जी, यदि आपका काम नहीं है लैपटॉप में, आप कोई और काम कर रहे हैं जी, तो आप लैपटॉप में कुछ और कर रहे हैं बिना आपके रिक्वायरमेंट के, तो पर दिन जो है 2 घंटे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए ओवरऑल जो है। यदि आप स्क्रीन टाइम जिसे हम कहते हैं, स्क्रीन टाइम, यदि आपका काम ही लैपटॉप से रिलेटेड है तो उसमें ये रूल जरूरी है। लोग तो 8-8 10-10 घंटे तो सर लैपटॉप पे बैठते हैं। बीच में ब्रेक करना जरूरी है। ओके, क्योंकि ब्रेक नहीं करेंगे तो आंख में ड्राइनेस हो जाएगा, आपके आंख में स्ट्रेन पड़ेगा, मसल वीक हो जाएंगे, आंख में दर्द, हेडेक, ये सब चलता रहेगा फिर। आज के दौर में इन सब चीज़ों से बचना मुश्किल है, तो ऐसे में प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। यस यस। सो ये सारी चीज़ें तो ज़रूरी हैं। आपने बीच में अभी लेजिक का बात की, मैं उस पर भी आऊँगा। एक ब्लू कट लाइट के बारे में बात की जाती है। आजकल चश्मे जो आ रहे हैं उनमें एक आ जाता है कि ब्लू कट है। ये ब्लू कट क्या होता है सर? एक तरह से देखा जाए तो हाँ, ये एक जो ब्लू वेवलेंथ लाइट को ब्लॉक कर देता है। क्योंकि कभी कभी 2 चीज़ें होती हैं इसमें, एक तो रेटिना को डायरेक्टली डैमेज कर सकता है, दूसरा जो है आपकी जो आंखों का जो कंट्रास्ट वैल्यू ख़राब कर सकता है, उससे आंख में स्ट्रेन पड़ सकता है। और जितने भी आजकल हमारे लाइट्स हैं बाहर, जो LED लाइट्स लग गए हैं, उसमें ये ज़्यादा इमिशन होता है, ब्लू लाइट। हाँ, तो ये जो है देखा जाए तो अच्छे हैं उसके लिए, लेकिन आंखों में असर ज़रूर करता है इसमें। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिसमें यह कंपलसरी हो जाता है ये लाइट फिल्टर हो जाए, जिनमें रेटिना की बीमारी हो रही होती है जी, तो इसमें है। लेकिन कितना इसका इम्पैक्ट है डेफिनेटिव कहा नहीं जा सकता है।
हाँ, ये लाइट ख़राब है रेटिना के लिए, हम जानते हैं, लेकिन हमारी आंखों में भगवान ने ऐसे सिस्टम बना रखा है, वो ब्लॉक करता चला जाता है, क्योंकि हर रिफ्लेक्टिव सरफेस में इसको ब्लॉक कर देते हैं। तो बाहर से इसको ब्लॉक करने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप सिस्टम में काम कर रहे हो या फिर आपका जो है ऐसा एक्सपोजर जाता हो, तो यू कैन यूज अ ग्लासेस विच हैज अ ब्लू फिल्टर। बस क्या डेफिनेटली रोल आज से पता नहीं, क्योंकि आजकल सर जितने भी जगहों पर हम चश्मे बनवाने जाते ये हैं, मैं सब- भी जाता हूँ, तो हाँ, वहाँ ये पर सब साफ कहते हैं सर ये ब्लू कट है, और वो करके भी दिखाते हैं, देखिए ब्लू लाइट सर इधर से दिस उधर इज नहीं लाइक ए गई। मोर ऑफ अ मार्केटिंग वैल्यू देखा जाए तो, ओके विदाउट अ डेफिनेटिव एडवांटेज बीन शोन येट। तो सर चलिए चश्मों की बात चलिए तो एक बार और कंफर्म कर लेते हैं, चश्मा बनवाते वक्त किसी भी इंसान को, एक मिडिल क्लास की मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि एक्सपेंसिव में तो बहुत एक्सपेंसिव है, हाँ। एक मिडिल क्लास इंसान को क्या क्या ध्यान रखना चाहिए कि ये चीज़ होनी चाहिए जिससे कि मेरा चश्मा मेरी आंखों को नुकसान ना दे या फिर आंखों के लिए बेनिफिशियरी रहे? ये सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़ हो कि चश्मे का नंबर सही होना चाहिए, ओके क्योंकि आप जो है ऐसे उठा नहीं सकते, कंप्यूटर में टेस्ट करा लिया, चश्मा पहन लिया। यदि करेक्ट चश्मा होगा तो आपको आंख में स्ट्रेन कम पड़ेगा और लॉन्ग रन के लिए फ़ायदेमंद होगा। तो दो तरह के नंबर हो सकते हैं, एक तो होता है प्लेन स्फेरिकल नंबर, जो प्लस में हो सकता है, माइनस में हो सकता है। जी। दूसरा साथ में सिलिंड्रिकल नंबर हो सकता है, जो एक पर्टिकुलर एक्सिस में पावर होता है। जी तो कभी कभी दोनों कंबाइन में हो सकता है। तो मेजर एडवांटेज तब होता है प्रॉपर करेक्शन हो। इसके लिए जब भी हम चश्मा लगाते हैं तो एक तो फ्रेम होता है, फ्रेम जो लाइट होना चाहिए, और आँख के जो आपका नेजर ब्रिज है उसमें सही से फिट होना चाहिए, ऊपर नीचे नहीं खसकना चाहिए, और बहुत क्लोज या बहुत दूर नहीं होना चाहिए आँख उससे जो है, और लाइटर फ्रेम हमेशा अच्छा रहता है। और जो लेंसेज होते हैं नॉर्मली आजकल हम प्रेफर करते हैं कि लेंसेज ऐसे हो वो भी लाइटर हो, हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो, जैसे कि पतली हो जाती है लेंस तो भारी कम होगा। और यदि प्लास्टिक लेंसेज हो तो ज़्यादा अच्छे रहते हैं, Okay. क्योंकि ये टूटते नहीं है, माना कोई गिर गया, एक्सीडेंट हो गया तो इसके पीसेस नहीं होंगे। यदि ग्लास होगा, क्रैक हो जाता है तो आँख में चोट भी लग सकती है इसमें। जी। तो प्लास्टिक लेंसेज आर बेटर। और ये ज़रूरी देखना है कि जो आपका स्पेक्टिकल लेंस है उसका सेंटर और आपकी आंखों का सेंटर शुड मैच। ओके यदि वो मैच नहीं कर रहा तो आपको दिक्कत आ सकती है। तो ये कोई देखता नहीं है कि आपने चश्मा उठाया पहन के निकल गया। सेंटर तो सर कोई आम इंसान शायद मुझे लगता है पहचान भी नहीं पाएगा। हाँ, तो जो ऑप्टिशियन हो उसको पता होगा। ओके वो हमेशा आपका जो फ्रेम का साइज देखेगा, इसका सेंटर, आपका आई का सेंटर नापेगा, और जो है हमेशा मेक श्योर करेगा आपका लेंस का पावर बिल्कुल सेंटर में हो। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, स्पेशली जिसको सिलिंड्रिकल पावर हो। तो ये 3-4 चीज़ रखेंगे तो। दूसरा, हमेशा ग्लासेस को बचा के रखें जिससे उसमें स्क्रैच नहीं आ जाए। ओके स्क्रैच आ जाएगा तो उसके अलग से जो है आप लाइट का स्कैटर हो जाता है और आँख जो है धुंधला दिखाई देने लगेगा आपको। और दूसरा ये इम्पॉर्टेंट ये है कि हमेशा अपना चश्मा खुद पहनिए, किसी दूसरे का चश्मा नहीं पहनना चाहिए आपको, कि उसका फ्रेम का साइज़, उसका सेंट्रेशन अलग हो सकता है। बहुत से लोग जो है पास का चश्मा पहनते हैं, जिसे हम प्रेस बायोपिया बोलते हैं, 40 साल के बाद पहनना पड़ता है। तो उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है किस तरह का लेंस चूज़ करें। कुछ लोग डी शेप्ड होता है, किसी का आधा कट होता है, कुछ का प्रोग्रेसिव लेंस होता है। जी जो आपको सूट करता है वही पहनना चाहिए। इसमें कुछ ऐसा है कि ये बेस्ट है, ये कम बेस्ट है? हाँ, देखो, यदि बेस्ट तो नॉर्मली जो है प्रोग्रेसिव लेंसेज होते हैं, जिसमें दूर का, पास का, मिक्स रहता है। इंटरमीडिएट का पावर एक ही चश्मे में रहता है। ओके आपको चेंज करना नहीं पड़ता है, और दिखता भी नहीं है कि इसने जो है पास का चश्मा लगा रखा है। तो कॉस्मेटिकली भी बेटर रहती हो। तो ये इंपॉर्टेंट है कि लाइटर हो, आपके कानों में या नाक में प्रेशर ना हो, और लेंस का सेंट्रेशन अच्छा हो, और फ्रेम जो है हमेशा सीधा होना चाहिए, कभी टेढ़ा हो जाता है, कभी टूट जाता है, तो उसमें जो है वो ख्याल रखना चाहिए। अब थोड़ा आई हेल्थ पे बात करते हैं सर। एक ह्यूमन लाइफ के अंदर अभी बेसिकली हम बीच बीच में बात भी कर रहे थे इस बारे में, ह्यूमन लाइफ में बहुत सारे स्ट्रेस हैं, बहुत सारे चैलेंजेस हैं, मोबाइल यूज़ करना हम छोड़ नहीं सकते, बहुत सारे प्रेशर्स हैं। इन सब के बीच में हम अगर एक आम रूटीन में अपनी लाइफ में आई हेल्थ बनाकर रखना चाहें कि भाई मेरी आईज ठीक रहें, बुढ़ापे तक मुझे चश्मा ना लगाना पड़े, तो इसके लिए हम क्या छोटी छोटी चीज़ें कर सकते हैं? तो एक तो यह है हेल्दी डाइट होनी चाहिए, ओके जो नॉर्मल डाइट होती है आपकी। और दूसरा जो है लाइफस्टाइल ठीक होनी चाहिए। हेल्थ डाइट में कुछ खास? डाइट में नॉर्मल डाइट जो हम बैलेंस डाइट कहते हैं, जिसमें थोड़ा बहुत जो है उसमें कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो, और थोड़े से लीवी वेजिटेबल हो तो और भी अच्छी बात है। मिल्क हो थोड़ा सा सुबह शाम, या फिर एग खाते हैं, एग खाइए, प्रोटीन मिल जाएगा। कोई ऐसी खास चीज़ होती है जो आइज़ के लिए स्पेसिफिकली बहुत अच्छी होती है? कहते हैं कि जो जितने भी ग्रीन लीवी वेजिटेबल्स होते हैं, या फिर जो आपके फ्रूट्स होते हैं, अच्छे होते हैं आँखों के लिए, उसमें विटामिन होता है।
और विटामिन ए का मेजर रोल है आँखों के जो है देखने में, Okay. क्योंकि जो आँखों के अंदर रिसेप्टर्स होते हैं रेटिना में, वो विटामिन ए से जो है इंटीग्रेटेड होते हैं। लेकिन एक बैलेंस डाइट इज़ गुड इनफ फॉर, कोई एक्स्ट्रा डाइट की ज़रूरत नहीं होती विजन तेज़ करने के लिए। और दूसरा इंपॉर्टेंट ये है कि आपकी लाइफस्टाइल जो है कंट्रोल होनी चाहिए। माना आप जो है जैसे बहुत से लोग होते हैं रात भर बैठे रहते हैं हाँ। और दिन भर सोते रहते हैं, तो वो जो है आपका डायनल चेंज कर देते हैं। तो आँखों का भी एक डायनल वेरिएशन होता है, आपकी आँखें सुबह किसी अच्छी होती है, किसी शाम को अच्छी होती है, एक रोटेशन चलता रहता है। तो एक बैलेंस एक्सरसाइज होना चाहिए सुबह। और यदि आप किसी बीमारी से पीड़ित हो उसका भी इलाज कराइए, क्योंकि हर बीमारी का असर आँख में आ जाता है। आपको डायबिटीज़ हो, हाइपरटेंशन हो, गठिया हो, कुछ हो, आँख में उसका असर आ जाएगा। मैंने एक जगह पर पढ़ा कि हरी घास पर आप नंगे पैर चलिए, आपकी आंखें तेज हो जाती हैं। नॉट नेसेसरीली हरी घास में चलने से आपको अच्छा फील होता है, तो आपका जब अच्छा फील होता है तो आपको अब हार्मोन्स, अच्छे हार्मोन निकलते हैं, तो यू फील बेटर। ओके। तो एक पॉजिटिव एटीट्यूड जो है हमेशा आपके जो है जो बॉडी में जो हार्मोन्स लेवल डिफरेंट हो जाते हैं, नेगेटिव हार्मोन नहीं आते हैं। आप डिप्रेशन रहोगे, नेगेटिव हार्मोन आएगा, आपके सब कुछ कम हो जाएगा, विजन भी कम हो जाएगा, थिंकिंग खराब हो जाएगी, पूरी बॉडी पे उतना ही नेगेटिव असर डालेगा। तो इट्स नॉट डायरेक्टली अफेक्टिंग आईज, इट्स योर जनरल बॉडी, यू फील बेटर। तो वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तीसरा जो है जो मैं कहना चाहूँगा यहाँ पर कि हर एज में एक ऐसा स्टेज आता है जब आँखों का चेकअप कराना ज़रूरी है। ओके। क्योंकि यदि आपने जल्दी पर, जैसे आप कह रहे थे कि प्रिवेंशन बेटर देन क्योर, तो प्रिवेंशन करना ज़रूरी है। हमें पता है बच्चों में जो है नंबर हो सकता है, नंबर सही टाइम में करेक्ट नहीं किया तो उसमें ब्लाइंड हो सकता है बच्चा। जैसे स्क्विंट हो गया, किसी को आँख टेढ़ी है, एक आँख ब्लाइंड हो सकता है उसका विदाउट नोइंग एनीथिंग। तो जब बच्चा पैदा होता है तब चेकअप ज़रूरी है, जो हमने डिस्कस किया था। जब बच्चा स्कूल जा रहा है तब आँखों का चेकअप ज़रूरी है। जब बच्चा 9th-10th में है तो आँखों का चेकअप ज़रूरी है। इनफैक्ट एनुअल चेकअप हम आजकल डिमांड करते हैं स्कूल में। ओके। और यदि आप जब सर्विस के लायक हो जाते तब चेकअप होता ही है आपका जी। 40 साल के आसपास में आपका चेकअप ज़रूरी है। ओके। उसके बाद रेगुलर चेकअप ज़रूरी है जिनको कोई बीमारी है, जिनके फैमिली में कोई बीमारी पहले से रही हो, कैटरैक्ट रहा हो, काला मोतिया जिसे हम ग्लॉकोमा कहते हैं, बहुत ही खतरनाक बीमारी है। कैटरेक्ट रहा हो, या फिर चश्मे की ज़रूरत पड़ी हो उनको, जो है बहुत मोटे मोटे चश्मे पहनते हो, या फिर उनमें फैमिली में डायबिटीज़ हो, उन सबको आँख का चेकअप रेगुलर ज़रूरी है। क्योंकि मैं इसलिए कहना चाहता हूँ आँखों का चेकअप जो है आज के पूरे शरीर बताता है कि आपका क्या है। इनफैक्ट आजकल ऐसे AI बेस्ड डायग्नोस्टिक बन रहे हैं जो आँखों को देख के बता देंगे आपको 10 साल बाद क्या बीमारी होने वाली है। जैसे आपको बता देगा कि आपको जो है अल्जाइमर होना है कि नहीं है, ये आँख में देख के पता चलेगा। ये AI टेक्नोलॉजी से पॉसिबल है। बड़े सारे रिसर्च पब्लिश हो चुके हैं, ऑथेंटिक। तो प्रिटी श्योर आने वाले 10-20 सालों में केवल आंखों का चेकअप होगा, ब्लड का चेकअप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा। वो बता देगा मतलब आपके आई टेस्ट से पूरी बॉडी के अंदर क्या होगा और क्या हो सकता है सब बता देगा। और बहुत से लोग जो आपके हाथ की रेखा है और ये सब देखना है, वो दुकानें बंद हो सकती है। अब ये ऑथेंटिक है। हाँ, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आंखों में देखकर बता देना। आज की डेट में हम जो देखते हैं कि मैंने आपकी आंखों में बता सकता हूँ आपको डायबिटीज हो सकता है। अच्छा, देख के ये पॉसिबिलिटी है। हाँ, ये तो आजकल हो ही रहा है। तो आंखें तो सबकी सेम होती हैं, ये कैसे बताया जाता है? आंखों के अंदर पर्दे हैं, उनके खून की नसें हैं, अच्छा, उनकी क्या चेंजेस हो पता चल जाता है आपको। और आंखों में देख के बता सकते हैं कि आप में जो है फ्यूचर में आपको डिप्रेशन हो सकता है, या साइकोसिस हो सकता है, या आपको जो है जैसे मैंने कहा था अल्जाइमर हो सकता है। ये सब बीमारियां जो है पिकअप हो जाएंगी। यानी कि पूरी बॉडी का असर आपकी आंखों पर पड़ता है, और यही वजह है कि आंखों को आप रीड कर सकते हैं पूरी बॉडी के लिए। तो आंखों के जो टीयर है, टीयर के एनालिसिस करके बता सकते हैं कि आंखों में क्या हो रहा है, आपके शरीर में क्या हो रहा है। ये अभी पॉसिबल है या फिर ये आने वाले टाइम की आप बात कर रहे हैं? ये अभी पॉसिबल है। अभी भी पॉसिबल है। हाँ, ओके। लेकिन जो AI बेस है वो बहुत ही जैसे कहते हैं ना, फ्यूचर बताने वाली बात हो रही है। जो डायग्नोसिस को तो कर ही सकता है, लेकिन फ्यूचर बताना भी इम्पॉर्टेंट है। जैसे हम कहते हैं जीन स्टडी करना, हम आपकी जेनेटिक स्टडी करें तो बता सकते हैं ये डिफेक्ट है तो आपको ये बीमारी हो सकती है, वो आई से हो सकती है। तो ये एक बहुत ही एक हाई लेवल का जो है डायग्नोस्टिक फ्यूचर में आएगा। आपको क्या लगता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने खास तौर पर आई सेक्शन के अंदर एक कहते हैं रिवोल्यूशनरी यहाँ पर कदम उठाए हैं, और मतलब जो ट्रीटमेंट के तरीके थे उसको बदला है? देखो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मेडिसिन में बहुत इम्पैक्ट है इसका। आइज में नहीं, हर क्षेत्र में जो है। आइज में भी जो है फिलहाल हमें जो है इसमें स्क्रीनिंग में बहुत ही फ़ायदा हो रहा है।
जैसे आज जो है ऐसे ऐसे स्क्रीनिंग टूल बन गए जहाँ पर एक इंडिविजुअल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, क्योंकि मशीन जो है आंखों में स्कैन करेगा, बता देगा आपको क्या बीमारी है या नहीं है तो किस स्टेज में है, उसके आगे क्या ट्रीटमेंट करना है ये बता देगा। स्पेशली जैसे हम काम कर रहे हैं डायबिटीज़ में तो 100% उसका यूज़ है, डायबिटिक रेटिनोपैथी जैसे मैंने कहा था जी। अब हम उसको जो है काला मोतिया डिटेक्शन में, आंखों के पुतली के खराबी में डिटेक्शन में, ड्राइनेस के ऊपर, इन्फेक्शन के ऊपर, हर जगह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काम हो रही है। जैसे हमने इमेज लिया आँख का, वो उस इमेज को उसमें डाल देंगे, वो बता देगा कि ये क्या है बीमारी, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, इसका क्या इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए और क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए। तो जहाँ चैट जीपीटी के जैसा है, हाँ, जहाँ पर आपने प्रॉम्प्ट डाला और आ गया। जहाँ पर एक इंडिविजुअल जो है, सो मैं हूँ जी, मैं 50 मरीज देख सकता हूँ जी। यदि आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सपोर्ट है तो मैं एक दिन में 1000 चीज़ें कर सकता हूँ। वाह। इतना फास्ट कर देगा, वो स्कैन कर देगा, ये नॉर्मल है, ये अबनॉर्मल है, इसको देख लो। तो दिस इज गोइंग टू हेल्प यू इन बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम एंड फास्टर एप्लीकेशन ऑल्सो। तो ये है, हाँ डेफिनेटली उसमें फॉल्स पॉजिटिव फॉल्स नेगेटिव एस्पेक्ट है, इसीलिए ह्यूमन इंटरफेरेंस अभी भी जरूरत है टू पिक अप दोज टू एरियाज। तो ये पब्लिक को समझना जरूरी है कि इट्स नॉट 100%। आप घर बैठ के आपका हेल्पिंग टूल बन सकता है। यस, आप घर में बैठ खुद भी कर सकते हो। आज के डेट में आपको बीपी जो है अप्रेस की जरूरत नहीं पड़ती आजकल, बिकॉज यू पुट अ वॉच, वो बता देता है आपका बीपी क्या है, शुगर क्या है। लेकिन उसमें भी फॉल्स पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है। अगर आपको इंडिकेशंस मिल रहे हैं तो आप डॉक्टर के पास जाइए। यस, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट समझना है कि एक फर्स्ट एड की तरह है ये सब, कि आप घर में फर्स्ट एड लीजिए और तुरंत जाइए डॉक्टर के पास। लेकिन ये है कि इन अ वाइडर वे इट इज हेल्पफुल। ओके, सी लेजिक पे आता हूँ सर थोड़ा मैं। सी लेजिक ऑपरेशंस बहुत टाइम से चल रहे हैं और कुछ जगहों पर कहा जाता है बहुत अच्छे, हर एक को करा लेना चाहिए, चश्मा उतर जाएगा। कुछ जगहों पर कहा जाता है इसका कोई फायदा नहीं है, कुछ साल बाद वापस आ जाएगा चश्मा, तो मतलब क्या है? आपका ओवरव्यू क्या है सी लेजिक को लेकर? देखो, जब से जो है ये सर्जरी हुई तब से मैं कर रहा हूँ जी। पिछले 40 साल से मैं ये सब सर्जरी करता आ रहा हूँ। शुरू में लेजर नहीं था हमारे पास में, 80s में जो है, तब हम जो है आंखों में कट लगाते थे, जिसे रेडियल केरेटोटमी बोलते थे, वो बंद हो गया जब से लेजर शुरू हो गया। तो लेजर इज़ वन ऑफ द बेस्ट डिफाइंड प्रोसीजर इन द आई और सबसे ज़्यादा प्रिडिक्टेबल सर्जरी आँख में। यदि मैं कहता हूँ मुझे -1 हटाना है तो -1 हटाता हूँ। इतना प्रिडिक्टेबल है। शरीर में कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है जो इतना प्रिडिक्टेबल हो। तो इस हिसाब से तो बहुत ही सक्सेसफुल सर्जरी है। और जो लेज़र सर्जरी हम करते हैं आज की डेट में, उसके सॉफ्टवेयर बहुत ही रिफाइंड हो गया है। पिछले ऑलमोस्ट नाउ 40 ईयर होने वाले लेजर्स के जो है, तो चीज़ें बहुत ही हायर लेवल में आ जाए। डिफरेंट टाइप के लेजर्स आ गए हैं आजकल जो है। और ये सर्जरी उनके लिए बेस्ट है जिनके नंबर कांस्टेंट हो गए। यदि आपका नंबर चेंज होते जा रहा है तो फिर फ़ायदा कर, एक वन टाइम सर्जरी है। तो नॉर्मली हम अराउंड 19-20 के आसपास में बच्चों का नंबर जो है स्टेबल हो जाता है। वो सर्जरी के लिए फिट हो जाते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट मुद्दा इसमें ये होता है कि आँख आपकी जो है जिसमें हम सर्जरी करते हैं, नॉर्मली हम कॉर्निया में सर्जरी करते हैं, आगे की पुतली है वो नॉर्मल होनी चाहिए, उसका थिकनेस सही होना चाहिए, क्योंकि हर आदमी का थिकनेस जो है सूटेबल नहीं हो सकता है। और आँखों का कंटूर, उसका जो वो जो है वो भी नॉर्मल होना चाहिए। तो पहले ये दो चीज़ें टेस्ट करते भी नहीं थे हम लोग। अब ये इतने सारे नए गैजेट्स आ गए जो पिकअप कर देता है कि ये आँख जो है आपकी सूटेबल है कि नहीं है, या फिर इस आँख में सर्जरी करने के बाद कॉम्प्लिकेशन तो नहीं होगा, पहले बता देता हूँ। तो हम उसको स्क्रीन आउट कर लेते हैं। तो ये सेफ्टी बहुत ही बढ़ गया इसका जो है। तो बेस्ट एज है आफ्टर 20 ईयर्स। और जो है नॉर्मली तो हम ये सारे बच्चे 20 से 30 साल के बीच में होते हैं। आजकल हम जो है 50-60 साल तक ये सर्जरी कर सकते हैं। कि बहुत से लोग काम करती है, वर्क करती है। बहुत से लोग कहते हैं मैं चश्मे से तंग आ गया हूँ तो मेरी सर्जरी करा दो जी। लेकिन ये है कि कुछ केसेस में जो है नंबर थोड़ा सा दोबारा आ सकता है, क्योंकि हो सकता है कि आपका जो है आंखों का डायमेंशन फिर भी चेंज हो रहा हो। पॉसिबल है, क्योंकि आप ग्रो कर रहे हैं, आपके शरीर में चेंज आ रहा है, तो नंबर भी चेंज हो सकता है, लेकिन बहुत माइनर होता है और रीसर्जरी बहुत आराम से हो जाती है। तो हम जो सीरियस कॉम्प्लिकेशन होती है जिसमें आंखों का शेप खराब हो जाता है, वो जो है 1 in 40,000 होता है। तो काफ़ी सेफ है। तो आजकल तो सेफ्टी और भी बढ़ गई, बिकॉज सारे गैजेट जो मैं कह रहा था बता देता है कि ये अनसूटेबल आइज है, और लेज़र बड़े रिफाइंड हो गए हैं। तो दो तरह के सर्जरी आजकल लेजर्स कॉमन है जी। एक तो फ्लैप बनाता है आंखों का, ढक्कन उठाता है, लेज़र करके ढक्कन हम चिपका देते हैं वापस। दूसरा हम पॉकेट बनाते हैं,
पॉकेट से अंदर से लेजर जो है अंदर से वो काट देता है, उस पीस को निकाल देते हैं। तो पॉकेट इसमें कोई सीजर करना पड़ता है? नहीं, कोई सीजर नहीं होता, Okay, सिर्फ लेजर के थ्रू ही होता है। सारा लेजर से करता है। तो जिसमें पॉकेट बनाते हैं उसमें इंसिजन साइज जो है हार्डली 2 मिलीमीटर का होता है, बहुत छोटा इंसिजन होता है, तो आँख की सेफ्टी बढ़ जाती है। जिसमें फ्लैप बनाते हैं तो आँख में कट पड़ता है 270 डिग्रीज। ये फ्लैप जो है कभी भी हिल सकता है, मतलब चोट लगी तो फ्लैप हिल जाता है। ओके। तो लेकिन दोनों का रिजल्ट बिल्कुल सेम है। तो आजकल जो नई टेक्नोलॉजी है वो नॉर्मली हम जो है पॉकेट बनाते हैं, पॉकेट जो है लेंटिक्यूल बेस्ड सर्जरी कहते हैं, वो चल रहा है आजकल जो है। सेफ्टी दोनों में बहुत अच्छी है, और यंग आदमी जो सूटेबल है करा ले तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मेंटली प्रिपेयर्ड है जी, जो समझता है कि इसकी जरूरत, उसी को कराना चाहिए। नहीं तो यू हैव अदर ऑप्शंस, जैसे मेरे पास चश्मा पहन रहे हैं, आप कॉन्टैक्ट लेंस पहन सकते हैं जी। तो हर चीज़ के और भी सॉल्यूशंस है। पहले समझ लीजिए क्या क्या आपके पास ऑप्शंस है, जो आपको अच्छा लगता है तब कराना चाहिए। अच्छा, आपने कॉन्टैक्ट लेंस का जिक्र किया, कॉन्टैक्ट लेंस लगाना ही चाहिए क्योंकि इस पर भी एक बहस है गूगल के ऊपर कि कॉन्टैक्ट लेंस आपकी आंखों को ख़राब कर देते हैं, इसके रिस्क बहुत ज़्यादा हैं। अभी बीच में एक एक्ट्रेस थी, उन्होंने कॉन्टैक्ट लेंस लगाया और उसकी वजह से उनकी आंखें ख़राब हुई और एक लंबे प्रोसीजर से उन्हें गुजरना पड़ा। तो कॉन्टैक्ट लेंस क्या हार्मफुल है? देखो हर चीज़ के प्लस माइनस होता है। ओके। कॉन्टैक्ट लेंस हम तब यूज़ करते हैं जब आप चश्मा नहीं लगाना चाहते हैं नॉर्मली, जी। और इससे जो है आपकी विजन जो है इम्प्रूव हो जाती है। तो एक यदि आप ठीक से उसको अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक से प्रिकॉशन लेंगे, तो उसके भी कॉम्प्लिकेशन रेट बहुत ही कम है। ओके। तो मेजर कॉम्प्लिकेशन हो सकता है वंस इन अ ब्लू मून किसी आँख में इन्फेक्शन हो जाए। तो बहुत से लोग जो है बड़े लंबे समय तक कॉन्टैक्ट लेंस लगाते हैं तो उनमें आँखों में एलर्जी हो सकती है, कभी कभी जो है आँखों में जो है ड्राइनेस हो जाती है। तो आपके कॉन्टैक्ट लेंस वेयरिंग टाइम कम हो सकता है। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ देम यदि वो समझते हैं कैसे उसको केयर करना चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं आती। पीपल यूज़ फॉर 20, 30, 40, 50 ईयर्स को कॉन्टैक्ट लेंस लगाते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम्स। तो आज की डेट में तो ऐसे ऐसे लेंस आ गए जो डिस्पोजेबल है, डेली डिस्पोजेबल। जी। सुबह लगाया शाम को फेंक दिया, तो केयर करने की जरूरत ही नहीं है उसमें। बट ये इंपॉर्टेंट है कि उसको दोबारा यूज़ नहीं करना चाहिए। ओके। तो गलती तब हो जाती है जब हमने डेली यूज लेंस दिया, आप ओवरनाइट पहन लो उसको। कौन सा बेटर है? डेली यूज़ बेटर है, मंथली यूज़ बेटर है, या वीकली यूज़ बेटर है? जो अफोर्ड कर सकता है डेली यूज इज़ द बेस्ट, कि उसमें हमें केस नहीं चाहिए होता है, सोल्यूशन नहीं चाहिए होता है, आप यूज़ करिए, फेंकिए, फेंक दीजिए, डिस्पोज वो कर बेस्ट है। आज की डेट में ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं पड़ता जी। यदि वो नहीं कर सकते तो मंथली डिस्पोजेबल सेकंड बेस्ट है, क्योंकि महीने में वो डिस्पोज हो जाएगा। क्योंकि जितना लंबा कॉन्टैक्ट लेंस पहनते हैं उसके ऊपर एक लेयर जम जाती है, उसमें फिर बैक्टीरिया अटैच हो सकता है। तो ये ख्याल रखना जरूरी है। केस जो है, केस में इन्फेक्शन हो सकता है, सोल्यूशन में इन्फेक्शन हो सकता है, तो ये ख्याल रखना जरूरी है। कुछ ऐसी बीमारी होती है जो केवल कॉन्टैक्ट लेंस से उसकी नज़र बढ़ सकती है, जिसे हम केरेटोकोनस कहते हैं, जिसमें आँख कोनिकल हो जाता है, उसमें लेंस जो है आपको विजन दे सकता है, उनके लिए कंपलसरी हो जाता है कॉन्टैक्ट लेंस लगाना। ओके। तो वही एक चीज़ है जहाँ पर कंपलसरी हो, अदरवाइज तो वहाँ पर हम सी लेजिक नहीं कर सकते? नहीं कर सकते। अच्छा, वहाँ सिर्फ कॉन्टैक्ट लेंस ही आप लगा सकते हो। और चश्मा? कॉर्निया इतना थिन हो जाता है जी। और इरेगुलर हो जाता है। ओके। जब भी कोई सरफेस इरेगुलर हो जाएगा तो उसका जो रिफ्रैक्शन होगा हेवायर हो जाएगा। यदि स्मूथ हो जाए, मिरर है जी। स्मूथ मिरर हो तो आपका चेहरा साफ दिख रहा बिल्कुल। होगा। ये मिरर में थोड़ा सा भी गड़बड़ हो जाएगा तो चेहरा डिस्टॉर्टेड दिखेगा। बिल्कुल। वैसे ही कॉर्निया में हो जाता है, कॉर्निया डिस्टॉर्ट हो जाता है, जिससे कि वो तभी इम्प्रूव हो सकता है जब उसमें कॉन्टैक्ट नहीं लगा, या फिर आपको पूरी पुतली चेंज करनी पड़ेगी उसमें जो है। तो कॉन्टैक्ट लेंस एडवांटेजेस है, लेकिन ये ज़रूरी है कि जो प्रिकॉशन आपको बताया गया है, जो उसकी यूज़ के जो टाइमिंग बताई, वो उसको आपको करना पड़ेगा। हार्डली एक दिन के अंदर कितना यूज़ करना चाहिए मैक्स टू मैक्स कॉन्टैक्ट लेंस को? डिपेंड करता है। यदि आप सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंस लगा रहे हैं तो 8 से 12 घंटे बड़े इजीली लगा सकते हैं, यदि आंखों में ड्राइनेस नहीं है तो। ओके। यदि आप रिजिड लेंस लगा रहे हैं, वो भी 10-12 घंटे वो भी लगा सकते हैं बिना कोई दिक्कत के। तो रिजिड लेंसेज डिस्पोजेबल नहीं होता है। ओके। बहुत से लोग 6 महीने 1 साल तक लगा सकते हैं उसको। जी। हाँ, बीच बीच में उसको पॉलिश करके उसके सरफेस क्लीन करनी पड़ती है। तो रिजिड लेंसेज उसी जैसे मैंने कहा था उसी बीमारी में यूज है जहाँ कॉर्निया की शेप खराब हो जाती है। अदरवाइज सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंस बड़े सिंपल और इजी वो लगा सकते हैं आप लोग। एक बीमारी का आपने बीच में नाम लिया था, ग्लाइकोमा। मेरे भी फैमिली में एक ग्लाइकोमा के पेशेंट रहे। क्या ग्लाइकोमा कभी क्योर होता है या वक्त के साथ वो फिर से आ जाता है और वो दिक्कत बनी रहती है? नहीं, ये बहुत अच्छा मुद्दा उठाया आपने। जो काला मोतिया जिसे बोलते हैं जी। काला मोतिया एक ऐसा नाम है, लोग कंफ्यूज कर जाते हैं मोतिया सुन करके इसका इलाज हो सकता है। तो काला मोतिया जिसे ग्लोकोमा हम बोलते हैं, एक तरफ से हम इसको कहते हैं साइलेंट थीप। ओके। धीरे धीरे आपकी नज़र खा जाता है ये। ओके। और आपको पता भी नहीं लगता? पता है, कोई सिम्टम नहीं होता इसमें। ओके।
कुछ लोगों को सिम्टम होता है जिसमें अचानक आंखों में दर्द होना, आंखों आगे रंगीन गोले दिखना, आंखों सर में बहुत जोर से दर्द होना, नज़र खराब हो जाना, ये हो सकता है। ओके। लेकिन ये करीब 50% केसेस में होता है। ओके। रेस्ट 50% में पता नहीं चलता है आपकी जो है नज़र धीरे धीरे खराब हो रही है। इसलिए मैं कह रहा था कि 40 साल की उम्र में एक आंखों का टेस्ट होना ज़रूरी है, जिसमें आंखों का प्रेशर चेक करना, क्योंकि इसमें प्रेशर हाई हो जाता है आंखों का, जी। और दूसरा पीछे का नस चेक करना। ओके। ये 2 चेक करें तो पिकअप हो जाएगा बीमारी है कि प्रेशर क्या होता है आंखों का सर? आंखों का नॉर्मल प्रेशर होता है जो आंखों का शेप मेंटेन करने जी। के लिए अराउंड 10 से 21 मिलीमीटर मर्करी होती है। ओके। जिनको काला मोतिया होता है नॉर्मली इनका प्रेशर बढ़ जाता है 21 के ज़्यादा। ओके। तो जितना प्रेशर बढ़ेगा उतना पीछे के नस में असर पड़ेगा। तो ये जैसे मैंने कहा था, जिनको पहले से फैमिली हिस्ट्री हो उनको कंपलसरी है कि आंखों का टेस्ट कराना 40 साल की उम्र के बाद। और जिसकी फैमिली में ये हो वो लोग तो खास ध्यान रखें। ओके। और ये ऐसे नहीं कि आप गए एक बार टेस्ट करा निकल गए। आपको जब भी कोई सिम्टम हो रहा, थोड़ा हेडेक हो रहा, एक मेजर जो सिम्टम हो सकता है आपका चश्मा, जो पास का चश्मा बार बार चेंज हो रहा हो, ओके। ये भी काला मोतिया का संकेत हो सकता है। और लगातार सर में दर्द रहना, और जब एडवांस हो जाता है तो आपको चीज़ें ठीक से दिखाई नहीं देती, पेरिफेरल चीज़ें नहीं दिखाई देती है, जिसे हम विजुअल फील्ड डिफेक्ट कहते हैं। तो ये सब एडवांस स्टेज में होता है। यदि आपकी बीमारी शुरू में पिकअप हो जाए जी, तो ये ब्लाइंडनेस रोक सकते हैं उसमें। यदि आपको एक बार डिफेक्ट हो गया, उसकी रिकवरी नहीं है। एक बार डिफेक्ट हो गया तो हो गया, उसको दोबारा ठीक नहीं कर सकते। हाँ, ये ज़रूरी है कि उसका जो है आगे ना हो, उसके लिए काम कर सकते हैं, जिसमें बड़े सारे दवाइयाँ होती है प्रेशर कम करने के लिए। कभी कभी सर्जरी भी करते हैं प्रेशर रोकने के लिए। लेकिन बड़े सारे ऐसे अनफॉर्चुनेट होता है कि ये सब करने के बाद भी धीरे 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 ब्लाइंडनेस हो जाती है। जी। तो इसलिए सही टाइम में पता चल जाए, बिफोर एनी चेंजेस कमिंग, तब जो है इसको रोक सकते हैं। अच्छा, बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी के बीच में, क्योंकि हमने टेक्नोलॉजी पे भी बात की कि हम कहाँ तक आ गए हैं, अभी भी कुछ आई प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जिसका कोई सोल्यूशन नहीं है? हाँ, बड़े सारे ऐसे डिसऑर्डर हैं जिसे हम रेयर डिजीज बोलते हैं जी, जो हेरिडिटरी होते हैं, ओके, आनुवंशिक होते हैं। उनकी अभी भी उनकी कोई इलाज हमारे पास है नहीं है। जैसे उनमें से एक बीमारी आपने सुनी होगी, बड़ा कॉमन है, लोग पूछते भी हैं, रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा, आरपी जिसे बोलते हैं। ओके। ये पीछे पर्दा रेटिना खराब हो जाता है, उसका आज तक कोई खास इलाज नहीं आया। उसमें बड़े सारे ऐसे जीन्स हैं इन्वॉल्व रहते हैं, लेकिन अभी एक जीन का इलाज निकला है। उन सब में से एक जीन ऐसा है जिसका जो है जीन थेरेपी हो सकती है। ओके। तो इंडिया में अब पिछले 1-2 सालों से ये आई है, लेकिन वो थेरेपी जो है बहुत कॉस्टली है। ओके। उसमें भी पूरा विजन वापस नहीं आ सकता है। और जितनी हमने स्टडी की है पूरे कंट्री में, हार्डली उस जीन डिफेक्टिव के बहुत कम लोग इंडिया में मिले हैं। वेस्ट में तो बहुत है। और बहुत सारे ऐसे जेनेटिक बीमारियां हैं जिनका हमारे पास इलाज नहीं है। तो फ्यूचर में जेनेटिक थेरेपी हो सकती है जिसमें कर सकते हैं। हमारे देश में आप जानते हैं कि बड़े सारे ऐसे शादियाँ होती है जो आपस में रिलेटिव्स में शादी हो जाती है, तो कुछ बीमारी उस फैमिली में चल रही तो चलती चली जाती है वो। तो वो उसका भी रोकथाम जो है, प्रॉपर काउंसलिंग हो जाए, जेनेटिक काउंसलिंग हो जाए, उसके द्वारा भी धीरे धीरे कम कर सकते हैं। तो हमारे पूरे शरीर में ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जो जेनेटिकली इनहेरिटेड होते हैं। तो उसके लिए एक प्रॉपर काउंसलिंग हो जाए प्री मैरिज, तो उसको रोकथाम कर सकते हैं। तो आप एक मानते हैं कि शादी से पहले, ये सवाल मैंने किसी और से भी पूछा था, कि क्या शादी से पहले कुछ हेल्थ चेकअप्स होने चाहिए दोनों के? आप मानते हैं इस बात को? यदि दोनों फैमिली मान जाती है तो हाँ, कभी कभी ये शादी तोड़ भी सकती है। कहते हैं मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। हाँ, क्योंकि शरीर में ऐसा हो ही नहीं सकता है कि बीमारी ना हो। कि जब ये शरीर पैदा होता है तो पैदा होते ही इसमें डिटोरेशन होना शुरू हो जाता है। कुछ ग्रो कर रही होती, कुछ निकल रही होती है। तो हर चीज़ जो है एक लिविंग उसमें जुड़ा रहता है। एक टाइम आता है जब वो उसकी ग्रोथ हो रही होती है, उसके बाद धीरे धीरे कम होता चला जाता है या डीजेनरेट होते चला जाता है। लेकिन कुछ बीमारियाँ ऐसी हैं, उस बीमारी के लिए टेस्ट करा सकते हैं तो करा लेना चाहिए यदि एग्रीमेंट है तो। या फिर एटलीस्ट हिस्ट्री वाइज ही पता कर लिया जाए। जैसे आप देखें, जैसे मैंने कहा था कि कुछ ऐसी बीमारियाँ हैं जो जेनेटिकली रहती है। जैसे आँखों के बारे में तो कह नहीं सकते, आंखों में क्या रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा है जो बीमारी, यदि पता है तो वहाँ पर आप कर सकते हैं। लेकिन शादी करने से रोकना नहीं चाहिए। हाँ, ये बच्चे पैदा करने के लिए सोचना चाहिए आपको। आजकल बड़े सारे ऑप्शंस हैं कि आप हेल्दी बच्चा ले सकते हैं। यदि मुझे पता है हम दोनों के सिकल सेल एनीमिया है दोनों, तो बच्चा 100% सिकल सेल एनीमिया से आएगा, या फिर हीमोफिलिक है तो आएगा वो।
तो उस चीज़ को रोक सकते हैं हम लोग। क्योंकि आज की जनरेशन में इतने सारे नए चीज़ें हो गई, यू कैन ऑलवेज हैव अ हेल्दी बेबी, और उस बीमारी को धीरे धीरे हम ख़त्म कर सकते हैं। तो हमारे देश में ये ज़रूरी है। लेकिन जहाँ तक सोसाइटी की बात है, ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे, पहले आप मेडिकल चेकअप करें तो शादी कर लीजिए जी। लेकिन यदि पता है, यदि मुझे पता है कि हमारे फैमिली ये बीमारी है, तो आई लाइक टू अवॉइड अदर पार्ट। यदि हम खुद बता देंगे हमारे उसमें ये चल तो रहा है, हमारी फैमिली में आने वाला बच्चा हाँ, खराब होगा, तो क्या फायदा है उससे? अच्छा, तो एक अवेयरनेस की बात है, बिल्कुल, और एक्सेप्टेंस की बात है दोनों। चलिए, अवेयरनेस की बात चल रही है, तो इन दी एंड मैं, आपने कहा कि आपने पूरी लाइफ के अंदर जो सबसे बड़ा एक नोबल वर्क किया वो ये है, आई डोनेशन के लिए लोगों को अवेयर किया। मैं एट दी एंड थोड़ा सा आई डोनेशन के प्रोसीजर को टेक्निकली आप अगर इजी वे में समझा पाएं, क्योंकि लोगों के अंदर ये फोबिया होता है कि अरे हमारी आँख चली जाएगी, बल्कि बहुत सारे लोग तो ये भी मिथ है कि अरे इस जन्म में हमारी आँख चली गई तो अगला जन्म हमें अंधे का मिलेगा। तो ये भी एक अलग अलग मिथ हैं। तो थोड़ा तो एक आप इस पर डिटेल थोड़ा बता दीजिए कि आई कैसे डोनेट होती है, उसका प्रोसीजर क्या होता है, और डोनेशन के वक्त क्या होता है, क्या चीज़ आँख में से निकाली जाती है जो किसी के काम कितना आ सकती है। हाँ, जैसे हम कह रहे थे कि जो आँख का डोनेशन हम कहते हैं, पूरी आँख का डोनेशन नहीं चाहिए हमें। ओके। आज की डेट में केवल जो आगे की जो काली पुतली होती है जो हमें दिख रही है, ओके। उसी का ट्रांसप्लांट होता है, तो वही हम निकालते हैं आज की डेट में, पूरी आँख नहीं निकालते। हाँ, यदि साइंस डेवलप कर जाता है, फ्यूचर में हो सकता है पूरी आँख ही ट्रांसप्लांट हो जाए, जिसकी पॉसिबिलिटी है। अभी रिसेंटली एक न्यूज़ आया था जिसमें पूरा हेड ट्रांसप्लांट हो गया था। तो ये चीज़ें हो सकती है फ्यूचर में। और जो नॉर्मल प्रोसीजर है, हमारे पास बड़े सारे ऐसे मरीज होते हैं जो वेट कर रहे होते हैं, उनको, जिनकी हम पुतली चेंज कर सकते हैं, उनका हम रजिस्ट्रेशन करके रख लेते हैं। और आई बैंकिंग सिस्टम बने कर रखे, जहाँ पर आई लोग डोनेट करते हैं, तो उसके बाद आई वहाँ पर लाई जाती है, उसकी प्रोसेसिंग होती है, एग्जामिनेशन होता है कि फ़िट है कि नहीं ट्रांसप्लांट करने के लिए, और उसके फिर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं जहाँ पर ट्रांसप्लांट सेंटर होगा या ट्रांसप्लांट सर्जन होगा जहाँ पर मरीज होगा। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कैसे हम फैमिली को अप्रोच करेंगे, कैसे मोटिवेट करेंगे, और फिर कैसे आँख को निकालेंगे। तो उसके लिए हमारी टीम होती है जी। एक काउंसलर्स की टीम होती है, जिसे हम ग्रीफ काउंसलर बोलते हैं, क्योंकि ऐसा क्षण होता है, पूरी फैमिली जो है मुश्किल दौर होता है, मुश्किल फैमिली दौर के में, लिए दुखी स्टेज में होता है, इमोशनल उनको होता है। कैसे अप्रोच करेंगे जी। तो उसके लिए हमारे पास सेपरेट ग्रीफ काउंसलर होते हैं, और एक पूरी टेक्निकल टीम होती है जो आई निकालने, डॉक्टर भी हो सकता है उसमें, और ट्रेन टेक्नीशियन भी हो सकता है। तो जहाँ तक काउंसलिंग होती है, उसमें 2-3 चीज़ हमने की है पिछले कई सालों में। एक तो जैसे मैंने कहा था, हमने बड़े सारे ऐसे कैंप्स लगाते हैं जहाँ पर प्लेज वाला कैंप लगाते हैं कि आगे आइए, आप प्रतिज्ञा कीजिए कि आप डोनेट करेंगे, उससे अवेयरनेस बढ़ जाती है। वहाँ ये भी सिखाते हैं कि हम किस टाइम में लेते हैं, कि विद इन फर्स्ट 6 आवर्स, डेथ के तुरंत बाद 6 घंटे के अंदर, 6-8 घंटे के भीतर हो जाए तो अच्छा बात है, कि आप 12 घंटे 24 घंटे के बाद तो ले ही नहीं सकते उसको। ओके। या फिर आपकी हॉस्पिटल में डेथ होती है तो बॉडी को रेफ्रिजरेट कर देते हैं हम लोग मॉर्चरी में जो है जी। उस समय में 12 घंटे तक हम ले सकते हैं उसमें। ओके। तो पहले क्या होता था कि वॉलंटरी डोनेशन होती थी, घर में डेथ होता था, लोग फ़ोन करते थे, फिर हम जाते थे लेके आते थे। आज क्या हो गया, 80% डोनेशन हॉस्पिटल बेस्ड है आज के, ओके। क्योंकि ज़्यादा डेथ हॉस्पिटल में होता है। जी। तो हमने क्या किया है कि एम्स में जैसे देखेंगे आप, इमीडिएट जो है डेथ नोटिफिकेशन होता है। ओके। कहीं भी किसी सेंटर में डेथ हो जाए, इमीडिएटली सेंट्रलाइज सिस्टम सबको पता चल जाता है डेथ हो गया, सो दैट वी कैन रीच दैट फैमिली फास्टर। और दूसरा ये है कि जितने भी हमारे वर्कर्स हैं जी, स्टाफ नर्सेज हैं, जो रेजिडेंट डॉक्टर हैं, उन सब की हमने ट्रेनिंग करा दी है, हाउ टू काउंसिल दी फैमिलीज। क्योंकि बहुत से लोग पहले भर्ती रहते हैं, हमें पता है कि ये सिचुएशन आने वाला है, तो धीरे धीरे प्राइम करते हैं। अच्छा, ये ऑटोमेशन एक सिस्टम है कि वो पेशेंट भर्ती है, आपको पता है कि भाई इसने प्लेज किया है, तो इसके डोनेशन प्लेज की बात नहीं, बीमारी ऐसी होती है कि कभी कभी जैसे मरीज जो है उसमें है, वेंटिलेटर में है जी, तो चांसेस ये पता है कि हाँ, कुछ हो सकता है, ऐसी सिचुएशन बन सकती है। और उसमें क्या हमारे जो वहाँ की स्टाफ की रिलेशन अच्छी हो जाती है उस बीच में, तो दे कैन अप्रोच द फैमिली फास्टर। लेकिन यदि पहले से प्रीएम्प्ट हो गए फैमिली की, हमारे इस रिलेटिव ने जो है पहले प्रतिज्ञा कर रखी है या प्लेज कर रखी है, तो उनको अप्रोच करना ईजी हो जाता है हमारे लिए। तो ये थोड़ी सी दिक्कत होती है जो हमने पब्लिक में नॉर्मली हम आई निकालते नहीं है। यानी घर में डेथ हो रही थी, एक रूम में अलग से रूम होगा, वहाँ पर एक क्लीन एरिया करके सब कुछ पूरे फेस को क्लीन करते हैं, बीटाडिन से साफ़ करके स्टेराइल करके तब आँख निकालते हैं। और ऐसे करते हैं कि बिल्कुल क्लीन सिस्टम हो, और उसके बाद नॉर्मल फेस कॉन्फ़िगरेशन करके हम उनको छोड़ देते हैं। ओके। और कंसेंट लेना बहुत ज़रूरी होता है, विदाउट कंसेंट कोई आँख नहीं निकाल सकता है। जी।
तो एक डेथ सर्टिफिकेशन होना ज़रूरी है डॉक्टर द्वारा, वो सर्टिफिकेट चाहिए होता है हमें। उसके बाद इनका कंसेंट फॉर्म साइन करते तब जाके टिश्यू लेता है। इसमें कोई पैसा लेन देन नहीं होता। लोगों के दिमाग में रहता है कि बड़े सारे लोग पैसे देते होंगे, ये इसमें कोई पैसे का लेन देन होता है। ये जो है एक लॉ है, ना मिलेगा ना देना है। यस, तो ये लॉ है इसमें जी। और बहुत से लोग पूछते हैं कि हम आई डोनेट करते हैं तो हमारे मरीज को लग जाना चाहिए। ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये डोनेशन करने के बाद किसको लगेगा ये भी हमें पता नहीं है। ओके। क्योंकि आई बैंक में चले जाता है, जो भी वेट कर रहा है उसको चला जाएगा। हाँ, मैं चाहता हूँ फ्यूचर में सरकार कोई नियम बना दे, जो लोग ऑर्गन डोनेट करते हैं या आई टिश्यू डोनेट करते हैं उनको कोई एक्स्ट्रा फैसिलिटी दे दें, माना कोई भी एडवांटेज पोजीशन में दे दें। ये भी कर सकते हैं। आई डोंट थिंक कि मैं, मतलब मुझे नहीं पता कि मैं ठीक हूँ या नहीं, बट उनके फैमिली को प्रेफरेंस रहेगा इन फ्यूचर, तो वो थोड़ा सा एक अवेयरनेस रहेगी कि चलिए मेरी फैमिली को प्रेफरेंस मिलेगा। थोड़ा सा मुश्किल काम है, लेकिन और जगह प्रेफरेंस दे सकते हैं। जैसे बैंक में अकाउंट खोलने में इजी हो जाए, लोन देने में इजी हो जाए, जॉब में कहीं पे थोड़ा सा वो एक्स्ट्रा पॉइंट मिल जाए इसका। जैसे आजकल हम देखते हैं किसी को हम अपॉइंटमेंट कराते हैं, बड़े सारी चीज़ें हम देखते हैं, उसमें एक पॉइंट देखते हैं, किसी ने प्लेज कर रखा है उसको एक पॉइंट, किसी के फैमिली डोनेट किया उसको एक पॉइंट। उससे अवेयरनेस भी बढ़ेगी और लोग इंटरेस्ट भी लेंगे। आज की डेट में कुछ ना कुछ इंसेंटिव देना जरूरी है। एग्जैक्टली। माना हम बोल के दें या करके दें, स्वार्थी दुनिया दूसरी बात है। लेकिन जो मेजर एक प्रोग्राम हमने किया था, हम करते हैं आई डोनेशन फोर्टनाइट। ओके। साल में एक प्रोग्राम करते हैं पूरे कंट्री में। ओके। ये जो है 25 अगस्त से 8 सितंबर के बीच में 2 हफ्ते में करते हैं हम लोग। ओके। उसमें इस लगे सेलिब्रेशन, जितने फैमिली ने डोनेट किए हैं उनमें से कुछ फैमिली को बुलाते हैं उस प्रोग्राम में, उनको ऑनर करते हैं। ओके। एक पूरी हमारी फंक्शन हो रही होती जी। स्कूल के बच्चों को इनवाइट करते हैं, उनके स्कूल में जाके ड्राइंग पेंटिंग इसके रिलेटेड कराते हैं, और जितने हमारे संस्थाएं हमसे जुड़े हुए हैं उनको ऑनर कर रहे होते हैं। तो ये इसकी जागृति जो है पूरे समाज में फैलती जा रही, पूरे कंट्री में हो रहा होता है। जी बिल्कुल। और रिसेंटली मैंने एक रिवर्स अप्रोच शुरू करा था कि जो फैमिली हम अपने सेंटर में बुला के उनको ऑनर कर रहे हैं, उनके जो RW को मिल के उनके मोहल्ले में जाके वहाँ प्रोग्राम करते हैं। तो पूरे उनके एरिया में करते हैं कि इन्होंने जो है अपने मदर का अपने फादर का डोनेट कराया था, इसलिए उनको ऑनर कर रहे हैं। तो हमें जो है पब्लिक में जाना पड़ेगा टू क्रिएट दिस अवेयरनेस, एंड उसके दिल से जो है लोगों के दिल से निकाल देना है कि ये डोनेशन ख़राब चीज़ है। जी। क्योंकि किसी को नहीं पता है पुनर्जन्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है तो कैसे हो रहा है किसको पता है। क्यों ना इसी जन्म में अच्छा काम किया जाए, अच्छा काम किया जाए, किसी को रोशनी दे दी जाए जिंदगी के अंदर। तो जो आप कहते हैं ना स्वर्ग है नर्क है, आपके कर्म के फल मिल रहे हैं यहीं पर मिल रहे हैं, इसी लाइफ में मिल रहे हैं। जिसको आप जी रहे हैं, आपको देख पा रहे हैं, उसको महसूस कर पा रहे हैं, उसको एंजॉय कर पा रहे हैं। जो अच्छा करना है यही करके चले जाइए, तो उससे भला कुछ नहीं हो सकता। ये सबसे अच्छा मोटिवेटिंग पॉइंट होता है। दूसरा जो है, जितनी फैमिलीज हैं, हम एक आदमी को स्टेज नहीं बोला, पूरी फैमिली को बुलाते हैं। तो ये भी एक बहाना रहता है हमारे फैमिली ने किया, न कि एक आदमी ने किया। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहता है डोनेशन के हिसाब से देखा जाए तो। यहीं से इंटरेस्ट क्रिएट होता है, अवेयरनेस से ज़्यादा वो इंटरेस्ट क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है लोगों के अंदर, वो होता भी है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। थैंक यू सर, आप आए स्टूडियो में और बहुत सारी बातों पर बात हुई, वो वीडियो के बारे में भी हमने जाना, और बहुत सारे ऐसे मिथ भी हैं जो आपने आज बस्ट आउट किए हैं। इसके अलावा बहुत सारी अवेयरनेस भी है जो लोगों को होनी चाहिए। सो थैंक यू, आप स्टूडियो में आए। एब्सोल्युटली, बहुत ही जो है अच्छा एक संदेश हो सकता है जी आपके माध्यम से, और आपका जिस तरह का आपका माध्यम है ये इंडिविजुअल के लिए, पूरे समाज के लिए एक जो है एक तरह से जो है दर्पण है, किसी चीज़ को रिफ्लेक्ट करना प्रॉपर वे से, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सर, नमस्ते। नमस्ते।